गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम बजटरी कंट्रोल चैप्टर पर हैं और इसके हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड नाउ दैट इज बियॉन्ड बजटिंग। ओके, बियॉन्ड बजटिंग टॉपिक से आपको क्या समझ में आता है? क्या हम यहाँ पर बजटिंग की बात करेंगे या उससे एक आगे की दुनिया की बात करेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम बियॉन्ड बजटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अगली दुनिया में जाएं, हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो हम ट्रेडिशनल बजट्स बनाते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि आखिर ट्रेडिशनल बजट में क्या प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बियॉन्ड बजटिंग दूर करता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर ट्रेडिशनल बजट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वेस्ट साइड स्टोर, राइट? वेस्ट साइड एक शॉपिंग मॉल है, वहां पर लेट अस हम क्लोथ्स की शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां पर किस तरीके से आखिर बजट बनाया जाता है वो हम देखते हैं। लेट अस से ये है ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ साहब और ये जो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ये है वाइस प्रेसिडेंट। लेट्स से ये है कुछ रीजनल मैनेजर्स। फॉर एग्जांपल ये हो गए मध्य प्रदेश रीजन के मैनेजर, ये हो गए महाराष्ट्र रीजन के मैनेजर, लेट्स से ये हो गए वेस्ट बंगाल रीजन के मैनेजर, उड़ीसा रीजन के मैनेजर एंड सो ऑन। ये जो रीजनल मैनेजर्स हैं इनके अंदर कुछ एरिया स्पेसिफिक स्टोर मैनेजर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मध्य प्रदेश रीजन है तो यहाँ पर इंदौर रीजन के एक मैनेजर होंगे, भोपाल रीजन के एक मैनेजर होंगे, रायपुर रीजन के एक मैनेजर होंगे, रायपुर इज इन छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ कर लेते हैं, रायपुर रीजन के एक मैनेजर होंगे। या फिर अगर ये महाराष्ट्र के मैनेजर हैं तो ये मुंबई के स्टोर्स के मैनेजर होंगे, पुणे के स्टोर्स के मैनेजर होंगे और ये नासिक के स्टोर्स के मैनेजर होंगे एंड सो ऑन। सो दिस इज द हायरार्की, राइट? नाउ टेल मी कि यहाँ पर बजट किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं बजट्स बनाने के। एक होता है इम्पोज्ड स्टाइल, जिसका कि दूसरा नाम होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, और दूसरी होती है पार्टिसिपेटिव स्टाइल या फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच। यानी कि इम्पोज स्टाइल में सबसे पहले सीईओ साहब अपना विजन स्टेटमेंट देंगे, अपना मिशन बताएंगे और अपना गोल डिफाइन करेंगे कि इस बार मुझे 20% ज्यादा सेल्स करना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, राइट? फिर उस बजट को स्प्लिट किया जाएगा इन दो व्यक्तियों में और स्प्लिट किया जाएगा इन रीजनल मैनेजर्स में और फिर स्प्लिट किया जाएगा इन स्टोर्स मैनेजर में। इज दैट क्लियर? ओके। या फिर अगर पार्टिसिपेटिव स्टाइल होगी तो फिर ये सभी लोग अपने अपने बजट्स बनाएंगे, ये बजट्स ऊपर जाएंगे, अप्रूव होगा। अप्रूव होने में हो सकता है कि ये लोग जितना इन्होंने बजट बनाया उसमें 5% और प्लस कर दे, फिर ये ऊपर जाएगा, शायद ये 2% और प्लस कर दे, शायद ये ऊपर जाएगा और 3% और प्लस कर दे। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेटिव स्टाइल में भी बजट बन सकता है। आपने भी आज तक ऐसी ही प्रोसेसेस सुनी हुई है और आपने ऐसा ही सोचा है कि बजट इसी तरीके से बनता होगा। अगर वेबसाइट स्टोर्स को अपने बजट बनाने हैं तो वो इस तरीके से बजट बनाएंगे। Now let us discuss about the problems. Let us discuss about the disadvantages, the limitations of traditional budgeting. तो दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आप उसके जवाब देते जाइएगा। Don't you think it is a time consuming process? Yes or no? बिकॉज यहां पर पहले टॉप लेवल वाले सीईओ साहब अपने वाइस प्रेसिडेंट्स को बोल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स अपने रीजनल मैनेजर से बात कर रहे हैं, रीजनल मैनेजर्स अपने स्टोर मैनेजर से बात कर रहे हैं, फिर से कम्युनिकेशन हायरार्की में ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से अगर कोई नया अपडेट आया तो नीचे जा रहा है। सो इट इज अ टाइम, यूजुअली इट माइट टेक अराउंड 1 मंथ टू प्रिपेयर अ बजट। फॉर एग्जांपल अगर आपको अप्रैल 2022 से लगाकर मार्च 2023 तक का बजट बनाना है, सो यू मे हैव टू स्टार्ट ऑन 1st of March 2022 एंड इट माइट टेक द होल मंथ ऑफ मार्च prepare the budget for the next year, right? So because यहाँ पर एक हायरार्की होती है, इसलिए यहाँ पर काफी सारा टाइम लग जाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो करने के लिए, राइट? साथ ही साथ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो समय ही पैसा है, तो यहाँ पर कॉस्ट भी हमारी ज्यादा लगती है। और यूजुअली देखना बजट किस तरीके से बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली बजट बनाने के लिए अगर आपको भी काम दिया जाए कि आप वेबसाइट का नेक्स्ट ईयर का बजट बनाए, तो पता है आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप पास्ट ईयर का बजट या फिर पास्ट ईयर के एक्चुअल्स को उठाएंगे, राइट? और उसके बेसिस पर आप उसमें थोड़ा बहुत प्लस करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपके ग्रोथ के टारगेट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल यू माइट बी एडिंग अप 10% और यू माइट बी एडिंग अप 15% और लेट अस से 20%, राइट? आप इस तरीके से बजट बनाएंगे। देखा जाए तो दोस्तों ये एक अनरियल कॉन्सेप्ट है कि मैं 20% से ग्रो करूंगा। 20% की ग्रोथ एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। कब? तब जब मार्केट में दूसरे लोगों ने सिर्फ 10% ही ग्रो किया हो और आपने 20% ग्रो कर लिया। लेकिन यही अगर मार्केट में 50% से ग्रोथ हुई है एंड यू हैव ग्रोन बाय ओनली 20%, तो फिर ये कोई ग्रोथ रियल ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट यू हैव लॉस्ट द मार्केट शेयर, राइट? तो दोस्तों जब ट्रेडिशनल बजट बनाया जाता है तो यूजुअली पास्ट ईयर के बजट या एक्चुअल को उठाया जाता है और उसमें कुछ प्लस कर दिया जाता है, राइट? जबकि हमारी जो कंपटीशन है वो कॉम्पिटिटर से कंपटीशन है, हमें कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो उनको देखकर हमें देखना चाहिए कि हमें आखिर कहां पर जाना है, एंड दैट इज मिसिंग अंडर द ट्रेडिशनल बजटिंग।
साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो यूजुअली हम जो बजट बनाते हैं वो साल भर का बजट हम एक बार में बना लेते हैं, राइट। अब लेट्स से दोस्तों हमने मार्च में बजट बनाया फॉर अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च, और बीच में लेट्स से कुछ कोविड की वजह से लॉकडाउन आ गए, वेबसाइट के स्टोर्स क्लोज डाउन हो गए हैं, शॉपिंग कम हो गई है, तो भी हम क्या बोलेंगे, नहीं, वी हैव प्रिपेयर्ड द बजट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड नाउ यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द बजट, सो दे आर रिजिड, राइट। हम उन्हें अपडेट नहीं करते हैं, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंड नाउ यू हैव टू अचीव द टारगेट्स, राइट। तो दोस्तों ट्रेडिशनल बजट्स के अंदर क्या होता है कि एक रिजिडिटी होती है, एक इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट। उसकी बजाय अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, और वो इन सारी कमियों को दूर करेगा। इससे पहले कि मैं आपको बियॉन्ड बजटिंग समझाऊं, लेट अस हैव अ लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजट्स। दोस्तों ये रही सारी लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजट्स जो कि सी इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में दी है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू पुट टुगेदर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो ट्रेडिशनल बजट्स है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है, राइट। फिर इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर इट एड्स लिटिल वैल्यू स्पेशली गिवन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। देखा जाए तो बजट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। आप सिंपल बजट कैसे बना देते हो, पिछले साल का बजट उठाया उसमें 10% प्लस कर दिया, राइट। सो दैट रियली डज नॉट एड एनी वैल्यू, राइट। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर इट इज डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली एनुअली। यूजुअली आप एनुअली बजट बनाते हो, लेकिन आज की दुनिया इतनी डायनामिक है कि समय बदलते देर नहीं लगती, कोई सा भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाता है, कोई सा भी नया वेरिएंट आ जाता है वायरस का, और सारी चीजें डायनामिकली चेंज हो जाती है। अब जो आपने पुराना बजट बना रखा है वो हो सकता है कि मटेरियलाइज ना हो, राइट। साथ ही साथ इट constrain responsiveness and flexibility। सबसे पहले it constrains flexibility and it constrains responsiveness। responsiveness का मीनिंग होता है कि जैसे ही समय बदला तो आपको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, राइट। यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट पर आपका रिएक्शन कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिवनेस एंड दिस बजट कॉन्स्ट्रेन्स रेस्पॉन्सिवनेस। इसका सिंपल से एग्जांपल देखिए क्या होता है कि लेट्स से कि एक वेबसाइट का स्टोर है और उसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट है जो कि हमारे लोकल कॉम्पिटिटर ने ऐड किया है। अब हमारा वेबसाइट का स्टोर सोच रहा है क्यों ना वही सेम प्रोडक्ट हम भी ऐड कर लें, क्योंकि मुंबई के रीजन के दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर जो उस एरिया में उन कॉम्पिटिटर्स ने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है, क्यों ना वो भी प्रोडक्ट हम ऐड कर लें। लेकिन उसके लिए हमें कुछ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ेंगे, प्रमोशंस करने पड़ेंगे। लेकिन सॉरी, उसके लिए जो साल के शुरुआत में बजट बनाया था उस प्रोडक्ट के लिए बजट में कोई अलोकेशन नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट ईयर बजट। जब वो बजट बनेगा तब आप इस प्रोडक्ट के लिए भी प्रमोशन का अप्रूवल लेना और तब आप इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर पाएंगे, राइट। तो ये क्या होता है कि जब आप टॉप डाउन अप्रोच में बजट बनाते हैं तो उसमें बजट के अलोकेशंस हो जाते हैं, राइट, एंड यू हैव टू स्टिक टू सच अलोकेशंस, और ड्यूरिंग द ईयर आप चेंजेस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इट कॉन्स्टेंस द रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। इट इज ऑफन अ बैरियर टू चेंज, क्योंकि आपका जो नया बजट बनता है वो किसको देखकर बनता है, पिछले बजट को देखकर बनता है, राइट। तो आप बदलना ही नहीं चाह रहे हो चीजों को डायनामिकली, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन है दिस आर रेयरली स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड एंड आर ऑफन कॉन्ट्राक्ट। ये स्ट्रेटेजिकली फोकस क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये पास बजट के हिसाब से बनते हैं। अच्छा, पास बजट भी जो बना है वो उसके पास बजट के हिसाब से बना है, तो हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका स्ट्रेटेजी, आपका फोकस चेंज हो गया हो, लेकिन बजट उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। साथ ही साथ दिस आर ऑफन कंट्राडिक्टरी। ऑफन कंट्राडिक्टरी का यहाँ पर मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप मार्केट शेयर बढ़ाने जाएंगे तो आपको प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप प्रमोशन एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। सो देयर कुड बी कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स, राइट। यहाँ पर हो सकता है कि प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के साथ साथ आपको क्वालिटी को भी इंक्रीज करना पड़े। क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और आपका प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म में कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि वो बजट सिर्फ एक साल के लिए बनाएगा और आपको उस एक साल के टारगेट को अचीव करना है, तो हो सकता है कि आप क्वालिटी पर ना ज्यादा ध्यान देते हुए सिर्फ टारगेट्स को ही अचीव करने में ध्यान दे। अब जब आप उस प्रॉफिट के टारगेट को अचीव करने में ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप क्वालिटी पर ना ध्यान देते हुए कॉस्ट कॉन्शियस ज्यादा हो जाए, राइट। फिर इसके बाद दिस आर बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड assumptions एंड guesswork। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इस बार मुझे पिछली बार जितना सेल किया था उससे 15% ज्यादा सेल करना है। 15% क्यों? इट कुड बी 20%, इट कुड बी 25%। व्हाई इट इज जस्ट एग्जैक्टली 15%, राइट। सो इट इज बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड assumptions एंड guesswork, राइट। साथ ही साथ इट मेक्स पीपल फील अंडर वैल्यूड।
क्योंकि यूजुअली बजट बनाते वक्त क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट सोचता है वैसा ही आपको करना पड़ता है। भले ही आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल में चल जाओ, हो सकता है टॉप मैनेजमेंट अपना कंट्रोल उस पर एक्सर्ट करे, जिसकी वजह से पीपल माइट फील अंडर वैल्यूड कि हमारे ऊपर ये बजट का ये टारगेट आया है और हमारे इनपुट्स तो लिए ही नहीं जा रहे हैं, राइट। साथ ही साथ दोस्तों, इट रीइंफोर्सेस डिपार्टमेंटल बैरियर्स rather than encourage knowledge sharing। इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। हाउ डज इट reinforces departmental barriers। यहां पर दोस्तों, जब ऊपर से बजट आएगा, फॉर एग्जांपल वेबसाइट सोचता है कि लेट से इस बार हमें 5000 करोड़ का सेल करना है, राइट, और लेट से इस व्यक्ति को टारगेट मिलता है कि इसे इसके स्टोर से 400 करोड़ का इस बार सेल करना है, इसे इसके स्टोर से 300 करोड़ का सेल करना है, और ऐसे 250 करोड़ का सेल करना है। इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट टारगेट क्यों दिए गए? फॉर एग्जांपल लेट से दिस इज इंदौर व्हिच इज बिगर देन लेट से भोपाल, और लेट से कि ये एक और सिटी है रायपुर, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कि वहां पर कैसे फुटफॉल्स होते हैं, कैसा कस्टमर का बिहेवियर है, कितने लोग स्टोर्स पर शॉपिंग करते हैं, कितने लोग लोकल मार्केट्स में शॉपिंग करते हैं, उसके हिसाब से अलग 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 टारगेट्स दिए गए, राइट। अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो 400 करोड़ का टारगेट इंदौर को मिला, अब लेट से इंदौर के अंदर देयर आर 5 सेल्समैन, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, 4 एंड 5। इस 400 करोड़ के टारगेट को स्प्लिट कर दिया जाएगा। लेट से हर सेल्समैन को टारगेट दिया गया 80 करोड़ का, राइट। हाँ जी। अब जब 80 करोड़ का टारगेट दिया जाएगा, और लेट से ये जो फिफ्थ सेल्समैन है, ही इज अ वेरी स्मार्ट सेल्समैन, राइट, ही नोज अ लॉट ऑफ सेल्स टेक्निक। अब ये बंदा क्या करेगा, ये जैसे जैसे कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, नई नई स्किल्स एक्वायर करता है, और उसको पता है कि कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस करना है या फॉलो अप करना है, व्हाटएवर, राइट। लेकिन ये जो फोर्थ सेल्समैन है, ही इज अ न्यू सेल्समैन, ही डज नॉट नो अ लॉट ऑफ टेक्निक। क्या ये फिफ्थ सेल्समैन फोर्थ सेल्समैन कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा? यूजुअली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने इसको स्किल्स सिखा दी तो ये तो अपना टारगेट अचीव कर लेगा, और हो सकता है एक्सीड कर जाए, और हो सकता है कि मैं अपना टारगेट ना अचीव कर पाऊं, राइट। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग नहीं, क्योंकि सभी को इंडिविजुअल टारगेट्स मिले तो हर कोई अपना इंडिविजुअल टारगेट अचीव करने पर ध्यान देगा और दूसरों को सिखाने पर कम ध्यान देगा। उसकी वजह आइडियली क्या होना चाहिए, इन पांचों सेल्समैन को मिलकर 400 करोड़ का टारगेट देना चाहिए, बजाय कि इंडिविजुअल टारगेट्स डिवाइड करें। यानी उन पांचों की मीटिंग लगाकर बोलना चाहिए आप पांचों को मिलकर 400 करोड़ का टारगेट अचीव करना है। अब हो सकता है एक जना उसमें से 50 करोड़ अचीव करे और एक जना 100 करोड़। आप सभी को बोनस भी तभी मिलेगा जब आप 400 करोड़ का मिलाकर अचीव करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। नाउ लुक एट द चेंज। वो जो स्मार्ट सेल्समैन है, क्या अब वो बाकी सभी सेल्समैन को कॉपरेट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। इनफैक्ट वो जो सेल्समैन है, फॉर एग्जांपल लेट से वो जो सेल्समैन है वो मेंस ट्राउजर सेक्शन का सेल्समैन है, वो क्या करेगा कि वो उसी कस्टमर को जिसको वो ट्राउजर दे रहा है उसको बोलेगा कि आप क्यों ना वहां पर जाकर आप शर्ट्स देख लें, क्यों ना आप सेक्शन में जाकर शूज देख लें, एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ डेटा होगा और म्यूचुअल ग्रूमिंग होगी, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, नई नई स्किल्स वो एक दूसरे को सिखाएंगे, जिससे कि ओवरऑल वो लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे। एंड दैट वाज मिसिंग, राइट, under traditional budgeting. So that comes under the limitation of traditional budgeting, that it reinforces departmental barriers rather than encourage knowledge sharing, right? तो दोस्तों ये सारे थे किसके limitations traditional budgeting के। Now these are 10 limitations, और ये 10 के 10 limitations आपको एग्जाम में याद करके जाने। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, 4 या 5 मार्क्स का एक पॉइंट आ चुका है एग्जाम में, राइट, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। अब देखते हैं आखिर हम इसको किस तरीके से याद करेंगे। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पॉइंट है किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड, राइट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू पुट टुगेदर, ओके। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी टाइम से रिलेटेड है। देखिए आप, एड लिटिल वैल्यू स्पेशली गिवन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। फिर ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड है। डेवलप एंड अपडेटेड टू इनफ्रीक्वेंटली, यूजुअली एनुअली, ओके। फिर इसके बाद ये जो दूसरे पॉइंट्स हैं जैसे कि कॉन्स्ट्रेन रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना, बदलना, राइट, ये चीज किससे कनेक्टेड है? चेंज से कनेक्टेड है, राइट। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफन अ बैरियर टू चेंज, इट इज अगेन कनेक्टेड टू व्हाट? चेंज, यानी बदलाव से कनेक्टेड है। फिर इसके बाद रेयरली स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड एंड आर ऑफन कंट्राडिक्टरी, अगेन इट इज कनेक्टेड टू चेंज, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेटेजीज बदलती है आपको अपना फोकस चेंज करना होता है। बट ये जो ट्रेडिशनल बजट होता है ये इनफ्लेक्सिबल होता है एंड इट इज रेयरली स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड एंड आर ऑफन कंट्राडिक्टरी, ओके। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट ये भी किससे कनेक्टेड है? चेंज के साथ, चेंज से कनेक्टेड है। कैसे?
इट इज बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड assumptions एंड गेस वर्क, राइट। जैसे जैसे समय बदलता है आपको अपने आप को अपने बजट्स के assumptions को भी बदलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पास्ट ईयर में 15% से ग्रो किया, जरूरी नहीं कि आप अब उसके नेक्स्ट ईयर में भी 15% का ही टारगेट रखें, उससे ऊपर ही टारगेट रखें। हो सकता है कि आपको सिर्फ 5% का ही ग्रोथ टारगेट रखना पड़े गिवन दी सिचुएशंस जो कि चल रही है, राइट। सो यहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड assumptions एंड गेस वर्क, यानी इट इज नॉट रेडी टू चेंज ट्रेडिशनल बजट। फिर इसके बाद दोस्तों दो और पॉइंट है यहाँ पर जो कि कनेक्टेड है पीपल से। जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है ये किससे कनेक्टेड है? पीपल से। मेक पीपल फील अंडर वैल्यूड। फिर इसी के साथ साथ ये वाला जो पॉइंट है ये भी किससे कनेक्टेड है? पीपल से। इट इन्फोर्सेस डिपार्टमेंटल बैरियर्स रेदर देन एनकरेज नॉलेज शेयरिंग, राइट। फिर इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, एक बच गया इसमें पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाता है इससे रिलेटेड कि भाई हम तो बस पैसे बचाएंगे, वी विल ओनली फोकस ऑन व्हाट कॉस्ट रिडक्शन, राइट। यानी हम तो कंजूस हैं और हम कंजूस ही रहेंगे। ओके, तो ये वाला जो है ये माइजर से रिलेटेड है, कंजूसी से रिलेटेड है। ओके, अब हम देखते हैं आखिर इसको किस तरीके से याद रखना है। समय बदल रहा है पर हम नहीं बदलेंगे, समय बदल रहा है पर हम नहीं बदलेंगे। वैसे ही रहेंगे का मतलब है कि हम तो कंजूस ही रहेंगे। ओके, समय यानी कि टाइम, टाइम से कनेक्टेड कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर? 3 पॉइंट्स है। बदल रहा है यानी कि चेंज, चेंज से कनेक्टेड कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर? 4 पॉइंट्स है, राइट। फिर पर हम यानी कि हम का मतलब होता है यहाँ पर पीपल, पीपल से कनेक्टेड कितने पॉइंट है यहाँ पर? 2 पॉइंट्स है, 1 और 2, और हम तो वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे यानी कंजूस इससे रिलेटेड कितने पॉइंट्स है? 1 पॉइंट। ओके, मार्किंग कर देता हूं मैं, यहाँ पर है समय का मतलब टाइम, और टाइम से कनेक्टेड कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर? 3 पॉइंट्स है। बदल रहा है का मतलब है कि चेंज, चेंज से कनेक्टेड कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर? 4 पॉइंट्स हैं। पर हम यानी कि पीपल, पीपल से रिलेटेड कितने पॉइंट? वैसे ही रहेंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे से रिलेटेड कितने पॉइंट है? 1 2 3 4, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 पॉइंट्स हो गए, राइट। अब हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और 10 के 10 पॉइंट हम यहाँ पर याद रख लेते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी, समय यानी कि टाइम, टाइम से रिलेटेड 3 पॉइंट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कि ये जो डेवलप किया जाता है और अपडेट किया जाता है बहुत इनफ्रिक्वेंटली किया जाता है, और कैसे किया जाता है? यूजुअली एनुअली किया जाता है। अब वो क्यों एनुअली किया जाता है उसके पीछे कारण है, और उसमें टाइम ही इतना लगता है और कॉस्ट इतनी लग जाती है कि कहां बार बार हम बजट बनाएंगे, राइट। साथ ही साथ कोई मतलब तो निकलता नहीं क्योंकि इतना सारा टाइम लग जाता है, सो इट एड्स लिटिल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है जो कि किससे कनेक्टेड है? टाइम से, राइट। ये 3 पॉइंट आप एक बार मेरे साथ रिपीट करें, डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रिक्वेंटली, यूजुअली, एनुअली, राइट। क्यों आप इतना इनफ्रिक्वेंटली डेवलप करते हैं? बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू पुट टुगेदर। और नतीजा क्या निकलता है? इट एड्स लिटिल वैल्यू स्पेशली गिवन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। इज दैट क्लियर? ये हो गए पॉइंट टाइम से रिलेटेड। समय बदल रहा है यानी कि चेंज। अब हम चेंज से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। ओके, सो इट इज ऑफन अ बैरियर टू चेंज, यानी कि ये एक बैरियर टू चेंज है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड ऑन पास्ट बजट्स बनाया जाता है, ट्रेडिशनल बजट। फिर इट कॉन्स्ट्रेन्स यानी आपको रोकता है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को ये रोकता है ना, ये चेंज होने देता है या नहीं होने देता? ये नहीं होने देता है, राइट। फिर इसके बाद इट इज रेयरली स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड एंड आर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। और एक और पॉइंट होता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड assumptions एंड गेस वर्क, तो डेफिनेटली अब उसका स्ट्रेटेजिक फोकस कहां से आएगा, राइट। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है चेंज से कनेक्टेड। फटाफट आप मेरे साथ यहां पर रिपीट कर लीजिए 4 पॉइंट्स। It constrain responsiveness and flexibility, right? It is often a barrier to change. It is rarely strategically focused and are often contradictory. और आखिरी है are based on unsupported assumptions and guesswork। ये 4 पॉइंट हो गए चेंज से कनेक्टेड। पर हम यानी कि पीपल से रिलेटेड 2 पॉइंट्स यहाँ पर। इट मेक्स पीपल फील अंडर वैल्यूड, क्योंकि उनसे ज्यादा इनपुट्स नहीं लिए जाते, उल्टा उनके ऊपर इंपोज की जाती है टारगेट्स एंड सो ऑन, राइट। सो इट मेक्स पीपल फील अंडर वैल्यूड एंड इट रीइंफोर्सेस डिपार्टमेंटल बैरियर्स। उसका मैंने कारण बताया क्योंकि ट्रेडिशनल बजट में इंडिविजुअल पीपल को टारगेट दिए जाते बजाय कि टीम बेस्ड टारगेट्स। सो इट रीइंफोर्सेस डिपार्टमेंटल बैरियर्स। द टू डिपार्टमेंट्स आर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट ईच अदर, क्योंकि उन्होंने दूसरे को कोऑपरेट किया तो वो टारगेट अचीव कर लेगा, हो सकता है हम पीछे रह जाए, राइट। सो ये 2 पॉइंट है जो कि पीपल से रिलेटेड है ना। आप इनको रिपीट कर लीजिए। हाँ जी, क्या क्या थे ये 2 पॉइंट्स? एक तो था मेक पीपल फील अंडर वैल्यूड, और दूसरा था रीइंफोर्सेस डिपार्टमेंटल बैरियर्स रेदर देन एनकरेज नॉलेज शेयरिंग। ओके,
फिर हम तो वैसे ही रहेंगे कंजूस। कंजूस से रिलेटेड यहाँ पर क्या पॉइंट था, कॉस्ट रिडक्शन, राइट। सो इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड नॉट ऑन वैल्यू क्रिएशन। ओके दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 1 मिनट का वक्त है। आप इस 1 मिनट के वक्त में इस पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए और इस निमोनिक कोड के साथ आप इसे याद कर लीजिए। ओके हाँ जी, तो आपने यहाँ पर याद कर लिया होगा। ओके, लेट्स से आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको लिखने को आ गया 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए, राइट, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। तो आपको क्या निमोनिक कोड याद आना चाहिए, ट्रेडिशनल बजटिंग, यानी समय बदल रहा है पर हम नहीं बदलेंगे। हाँ, समय यानी कि टाइम। टाइम से रिलेटेड यहाँ पर 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था कि इट इज डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रीक्वेंटली, यूजुअली कैसा, एनुअली। आखिर क्यों हम इसे एनुअली करते हैं, बिकॉज इट इज, सेकंड पॉइंट आता है, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू पुट टुगेदर, राइट। और साथ ही साथ कोई नतीजा तो निकलता नहीं, इट एड्स लिटिल वैल्यू गिवन द टाइम इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द बजट्स। ये हो गए टाइम से रिलेटेड 3 पॉइंट। फिर इसके बाद क्या था, समय बदल रहा है, बदल रहा है यानी चेंज। अब चेंज से रिलेटेड हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स बोलने हैं। ओके, तो चेंज से रिलेटेड दोस्तों सबसे पहला पॉइंट था ऑफन, इट ऑफन एक्ट्स एज अ बैरियर टू चेंज, ये बदलने ही नहीं देता है, राइट। फिर इसके बाद दूसरा था कॉन्स्ट्रेन वाला पॉइंट, है ना, कॉन्स्ट्रेन रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 2 पॉइंट चेंज से कनेक्टेड, है ना। फिर तीसरा पॉइंट जो चेंज से कनेक्टेड था वो था इट इज रियरली स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड एंड ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। और ये क्यों स्ट्रेटेजिकली फोकस नहीं होता है, बिकॉज वो नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट था, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड असम्पशंस एंड गेसवर्क। जब अनसपोर्टेड असम्पशंस और गेसवर्क पर काम करोगे तो स्ट्रेटेजिकली फोकस कैसे होगा, आप बदलोगे कैसे, इट इज ऑफन अ बैरियर टू चेंज। और जब आप चेंज नहीं होगे तो आपको कॉन्स्ट्रेन, इट विल कॉन्स्ट्रेन योर रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी, तो हमारा निमोनिक कोड क्या था, समय बदल रहा है पर हम यानी पीपल, पीपल से रिलेटेड थे 2 पॉइंट। दूसरा 2 पॉइंट में क्या था, सबसे पहला मेक पीपल फील अंडर वैल्यूड, और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था वो बैरियर टू चेंज, डिपार्टमेंटल बैरियर्स, राइट, रीइंफोर्सेस डिपार्टमेंटल बैरियर्स रेदर देन एनकरेजिंग नॉलेज शेयरिंग, राइट। फिर दोस्तों इसके बाद पर हम नहीं बदलेंगे, हम वैसे ही रहेंगे कंजूस। हाँ, तो यहाँ पर फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन यानी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन कॉस्ट रिडक्शन रेदर देन वैल्यू क्रिएशन, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारी लिमिटेशंस किसकी, ट्रेडिशनल बजटिंग की। ओके, अब जब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो ट्रेडिशनल बजटिंग है भाई, इससे तो काम नहीं चलने वाला है, इससे हमारी बात नहीं बनने वाली है, तो आखिर इसकी बजाय फिर बजटिंग आखिर कैसे की जाए। ओके, तो दोस्तों उसकी बजाय जो दूसरा तरीका होता है बजटिंग करने का वो होता है ये वाला तरीका। इस तरीके का आखिर मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये है इंदौर का स्टोर्स, लेट्स से ये है मुंबई का स्टोर्स, लेट्स से ये है दिल्ली स्टोर्स। ओके, बजाय कि दोस्तों ऊपर से बजट बनाकर आपको दिया जाए, क्यों ना एक काम किया जाए कि इंदौर के स्टोर को कहा जाए कि आप सभी लोग आपस में बातचीत करें और आप खुद ही अपना बजट बनाएं। यानी हम नहीं बताएंगे कि बजट क्या है, उसकी बजाय आप खुद ही अपना बजट बनाएं। तो दोस्तों खुद ही अपना बजट बनाना ज्यादा बेहतर तरीका है बजाय कि ऊपर वाले आपको बजट बनाकर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर वालों ने बजट बनाया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने टारगेट सेट किया कि हमें तो 5000 करोड़ का सेल चाहिए, उसमें से लेटे से हमें इंदौर से लेटे से कि हमें इंदौर से 400 करोड़ का सेल्स चाहिए। अब हो सकता हो कि इंदौर का जो डिविजनल मैनेजर उन्हें 400 करोड़ का टारगेट सुनते से ही रिजाइन कर दे, और इसी के साथ साथ जितने सारे अच्छे सेल्समैन है वो सब रिजाइन कर दें, क्योंकि वो कहेंगे कि आपने जो हमें टारगेट दिया है ना वो इम्प्रैक्टिकल है। आप लोग तो एसी ऑफिस में मुंबई में बैठकर सब सोच लेते हो कि इतना सेल्स अचीव करना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इंदौर की क्या है वो हम जानते हैं। हमारा जिस जगह पर वेस्ट साइड स्टोर है, अभी अभी वहां पर 2 और नए शॉपिंग मॉल ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से इट वुड बी नाउ डिफिकल्ट फॉर अस टू पुल दी कस्टमर्स, राइट। यानी एटलीस्ट गिव अस सम टाइम, हम इतना इमीडिएटली हमारा टारगेट अचीव नहीं कर सकते। पिछली बार ही हमने 300 करोड़ का सेल्स अचीव किया था, नाउ यू आर सेइंग कि 400 करोड़ का सेल्स अचीव करो। पिछली बार यहाँ पर 2 मॉल नहीं थे, लेकिन इस बार यहाँ पर 2 और शॉपिंग मॉल्स ओपन हो गए, सो वी हैव टू कंपीट, देन इट इज इम्प्रैक्टिकल टू अचीव दी 400 करोड़ सेल्स टारगेट, और हम अचीव नहीं करेंगे तो आप हमारा सारा बोनस भी खा जाएंगे, और हमारे तो सैलरी का मेन कंपोनेंट ही बोनस होता है, सॉरी वी आर रिजाइनिंग, राइट। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर वालों को जरूरी नहीं कि हर सिटी स्पेसिफिक स्टोर की ग्राउंड रियलिटीज पता हो, राइट। लेकिन हाँ, जब आप इस पर्टिकुलर अप्रोच पर जाएंगे और इंदौर स्टोर्स का जब मैनेजर को खुद को बोलेंगे कि आप खुद से बजट बनाइए अपने पर्टिकुलर स्टोर्स का, तो ही वुड नो अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। अच्छा, इसी के साथ साथ देखो अदर वे राउंड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
मुंबई का जो स्टोर्स है उसको टारगेट मिला है कि आपको 500 करोड़ का सेल्स टारगेट अचीव करना है, राइट। और ये सभी लोग ये 500 करोड़ का टारगेट सुनते से ही पार्टी मनाने चल गए, सेलिब्रेट करने चल गए। इन्होंने कहा पिछली बार अपन ने 450 करोड़ का सेल किया था, इस बार टारगेट कितना मिला है 500 करोड़, यस हम उसको आराम से अचीव कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 स्टोर्स थे जो पिछले साल तक ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में उनमें परमानेंट लॉकडाउन हो गया, उनका भी सारा सेल हमारे पास आ जाएगा। तो 500 तो क्या, अगर ये हमें 700 करोड़ का 700 करोड़ का भी टारगेट देते थे तो हम अचीव कर लेते थे। देखा जाए तो जब टॉप मैनेजमेंट टारगेट सेट करेगा तो हो सकता है वो उतने रियलिस्टिक नहीं हो जितने कि ये खुद व्यक्ति अपने अपने टारगेट सेट करे, राइट। तो यहां पर हम जब बियॉन्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो टॉप मैनेजमेंट कहता है सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू सेट एनी टारगेट फॉर यू हैव टू सेट योर ओन टारगेट्स। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि सर जब हम हर स्टोर को ये फ्रीडम दे देंगे कि आप खुद ही अपना टारगेट सेट करें तो एवरी स्टोर वुड सेट दी बार लो, मतलब वो बोलेगा कि फिर एक काम करो ना 400 करोड़ के, एक काम करो 100 करोड़ का ही टारगेट सेट कर लो, हम बस उसी को अचीव कर लेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट कहता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको 100 करोड़ का टारगेट सेट करना है वो सेट करो, 50 करोड़ का टारगेट सेट करना है वो सेट करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम आपकी परफॉर्मेंस, आपके बोनस, आपके रिवॉर्ड्स हम आपके बनाए हुए टारगेट या आपके बनाए हुए बजट से कंपेयर नहीं करेंगे। यानी कि आप अपना बजट बनाइए, हम उसको देखेंगे भी नहीं और हम पूछेंगे भी नहीं कि आपने क्या बजट बनाया, तो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हम आपके बजट से कंपेयर भी नहीं करेंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आप परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर नहीं करोगे तो फिर परफॉर्मेंस आप मेजर आखिर कैसे करोगे। तो टॉप मैनेजमेंट का कहना है कि हम यहां पर कुछ की रेशियोज को, कुछ केपीआईज को यूज करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि पिछली बार हमारा मार्केट शेयर कितना था और इस बार हमारा मार्केट शेयर कितना है। पिछली बार अगर लेट से इंदौर स्टोर्स का मार्केट शेयर था 20%, तो हम कुछ नहीं जानते, हम तो इस बार 25% मार्केट शेयर चाहते हैं, राइट। अब आपने सेल्स टारगेट क्या सेट करा है उसको अचीव करने के लिए, दैट इज योर कप ऑफ टी, वो आप जाने। हम तो सिंपल ये देखेंगे कि आपने मार्केट में कैसा परफॉर्म किया, राइट, यानी आपने कंपटीटर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। अब सिंपल सी बात है, अगर इंदौर का मार्केट 50% की रेट से ग्रो हो रहा है और आपने सिर्फ 20% ही ग्रोथ अचीव करी और आपके कॉम्पिटिटर ने ज्यादा ग्रोथ अचीव कर ली, तो अल्टीमेटली यू हैव लॉस्ट द मार्केट शेयर और आपकी परफॉर्मेंस वहां पर खराब दिखेगी, राइट। यानी यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने पास बजट से इस बजट को नहीं बनाना है, आपको ये देखना है कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आपको अपना बजट बनाना है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर इंदौर स्टोर्स का मैनेजर अपना बजट क्या बनाता है उसको साइड में रखा जाएगा, वो उसकी खुद के काम में आएगा, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है वो कहेगा मैं तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और उसके कंपैरिजन में आपने कैसा परफॉर्म किया, हम तो बस इस तरीके से देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेटिव स्टाइल होगा। अच्छा, अब जो इंदौर स्टोर्स का मैनेजर है वो इस फैक्ट को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यहाँ पर लोकल सिचुएशन क्या चल रही है, क्या यहाँ पर कुछ नए स्टोर्स ओपन हुए हैं, क्या यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट है जो कि कॉम्पिटिटर लेकर आया है, अगर हाँ तो फिर वो प्रोडक्ट ये रख सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई बजट अलोकेशन तो हुआ ही नहीं है कि आपको इतने का एडवर्टीजमेंट और इतने का प्रमोशन है। इंदौर स्टोर्स के मैनेजर को कहा जा रहा है कि आपको जितना प्रमोशन करना है आप करें, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, राइट। हम तो कुछ की रेशियोज है जिसके बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। अब नया प्रोडक्ट आता है उस पर आपको प्रमोशन करना है, आप कीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहां पर इंडिविजुअल स्टोर खुद अपना बजट डिसाइड करेगा और वो उस बजट को डिसाइड करते वक्त अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को देखेगा और कंपेरेटिव परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर इंप्रूव करना चाहेगा। और टॉप मैनेजमेंट भी क्या करेगा, हर किसी की परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर करेगा, अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर सेट करेगा। यानी सरल शब्दों में दोस्तों, ट्रेडिशनल बजटिंग में होते हैं फिक्स्ड टारगेट्स और बियॉन्ड बजटिंग में होते हैं रिलेटिव टारगेट्स की कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट आपने कैसा परफॉर्म किया। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों ये था बियॉन्ड बजटिंग। हम देखते हैं यहाँ पर व्हाई वी हैव टू गो बियॉन्ड बजटिंग, राइट। आखिर हमें क्यों ट्रेडिशनल बजट से आगे जाना पड़ रहा है। सो देयर आर टू एडवांटेज, यहाँ पर दो फायदे हैं। एक तो पीपल का पार्टिसिपेशन हो जाता है एंड दे फील एम्पावर्ड, राइट, क्योंकि आपने इंडिविजुअल स्टोर्स को बोल दिया है कि अब आप अपना खुद का बजट बनाएं, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, एंड इट लीड्स टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, राइट। यहां पर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होती है। पिछली बार तो क्या होता कि हेड ऑफिस ने 400 करोड़ का टारगेट भेजा था, अब उन्होंने क्या सोचकर इंदौर को 400 करोड़ का टारगेट दिया ये वो जाने, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इट लीड्स टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। यहां पर टीम वर्क भी होगा, यहाँ पर स्टोर मैनेजर हर किसी से कम्युनिकेट करेगा, सो इट विल लीड टू मोर पार्टिसिपेशन एंड मोर ट्रांसपेरेंसी ऑफ दी थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जिसकी वजह से हम कहा जाते हैं बियॉन्ड बजटिंग में। दोस्तों अगर आप एक बार बियॉन्ड बजटिंग में आ गए तो उसके दो फायदे,
एक तो क्या है कि बियॉन्ड बजटिंग एक एडेप्टिव प्रोसेस है। क्यों इसे एडेप्टिव प्रोसेस कहा? क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत रहती, क्योंकि ऊपर से कोई बजट का अलोकेशन होकर नहीं आ रहा है कि आपको इतने रुपए का बजट है एडवर्टीजमेंट का एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पर आप खुद अपना बजट डिसाइड करें, तो ये एक एडेप्टिव प्रोसेस है। क्यों एडेप्टिव प्रोसेस है? क्योंकि जैसे ही चेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ तो आप उसके साथ अपने बजट्स को अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टोर खुद अपना बजट बना रहे, बजाय कि सेंट्रली कोई बजट का अलोकेशन होकर आ रहा है, राइट। दोस्तों, ये जो बियॉन्ड बजटिंग है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फोरकास्ट, राइट। रोलिंग फोरकास्ट का आखिर मीनिंग क्या होता है? रोलिंग फोरकास्ट का मीनिंग होता है कि अगर आप मार्च 2022 में हैं और आपने अपना बजट बनाया है अप्रैल 2022 से लगाकर मार्च 2023 का, राइट। और लेट से आपने इन 12 मंथ्स के लिए कुछ टारगेट आपने सेट किया। लेट से अप्रैल मंथ आपका कंप्लीट हुआ एंड यू फाउंड कि मैंने अप्रैल के लिए लेट से 100 करोड़ का टारगेट सेट किया था, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 80 करोड़ ही अचीव कर पाया। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों आप इतना कम अचीव कर पाए? क्योंकि हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल कुछ लॉकडाउन्स लग गए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गए एंड सो ऑन, राइट, या फिर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हो गया। अब आपको यहां पर खड़े होकर दिख रहा है कि साल भर का जो मेरा टारगेट था ना, वो तो अब मैं किसी कीमत पर अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगले 2 महीने और लेट से लॉकडाउन है, मई और जून, जिसकी वजह से मैं अब रिमेनिंग टाइम में साल भर का टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर आप ना डिमोटिवेट हो जाओगे कि अब टारगेट तो मेरा अचीव होना नहीं है, तो मेरा बोनस तो यूं भी नहीं मिल रहा है, तो जाने दो, राइट। उसकी वजह एक और कॉन्सेप्ट लाया गया दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फोरकास्ट। रोलिंग फोरकास्ट का मीनिंग होता है कि अब जब अप्रैल मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और वहां पर हमें दिखने लग गया कि आगे सिचुएशन खराब है, तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली अपना बजट अपडेट कर लोगे। ट्रेडिशनल बजट इज अपडेटेड एंड इज नॉट अपडेटेड, इट इज डेवलप्ड टू इनफ्रीक्वेंटली, यूजुअली एनुअली। लेकिन बियॉन्ड बजटिंग में हम रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं और अब हम क्या करेंगे? एक और बजट बनाएंगे जो कि कहां से कहां तक होगा, जो कि मई 2022 से शुरू होगा और कहां पर खत्म होगा? अप्रैल 2023 के एंड पर खत्म होगा, राइट। यानी सिंपल सी बात है, एक महीना जो हो चुका ना, जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसको हटा दो और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके हिसाब से फिर से आप अपना बजट रिवाइज कर, राइट। अब इसके बाद जो मई की परफॉर्मेंस आएगी उसको हम जब मई मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मई मंथ को इस बजट से हटा देंगे और फिर जो बजट रहेगा वो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए बनेगा, यानी जून से लगाकर मई 2023 तक के लिए बनेगा, राइट। यानी एक पिछला महीना हटता जाएगा और एक नया महीना ऐड होते जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फोरकास्ट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? जैसी चेंजिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारा बजट अपडेटेड होता जाएगा, आउटडेट नहीं होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फोरकास्ट। और यहाँ पर जो टारगेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मार्केट रिलेटेड टारगेट्स होते हैं, बजाय कि आपको ये कहा जाए कि आपने पिछली बार से अच्छा इस बार 20% ग्रो किया, शाबाश। नहीं, कोई शाबाशी नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने अगर 50% से ग्रो किया है तो आपने भी 50% से ग्रो करना चाहिए था। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग में दोस्तों 2 एडवांटेजेस है। कौन कौन सी 2 एडवांटेजेस है? एक तो बियॉन्ड बजटिंग बहुत ही एडेप्टिव प्रोसेस है, राइट। एडेप्टिव प्रोसेस ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज अवेलेबल, राइट, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें कैसे मिल रही है? फॉर एग्जांपल, हमें रोलिंग फोरकास्ट से फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। रोलिंग फोरकास्ट में आप चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने बजट को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। क्यों डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पर पीपल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअल स्टोर खुद अपना बजट बना रहे हैं। एक्जैक्टली, ये है दोस्तों 2 एडवांटेजेस। हाँ जी, कौन सी 2 एडवांटेजेस है? आप प्लीज एक बार मुझे रिपीट कर दीजिए। एक तो है इट इज एन एडेप्टिव प्रोसेस और दूसरा है कि यहाँ पर पीपल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रोसेसेस हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग? ओके, तो बियॉन्ड बजटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी वही यानी जो अभी तक हम समझ चुके हैं। हाँ जी, द रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट केपीआईज, जो आप रोलिंग बजट्स बनाएंगे उसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। एक मिनट प्लीज, बियॉन्ड बजटिंग का मतलब ये नहीं कि बजट नहीं बनाना है, बजट तो बनाना है, राइट, लेकिन बजट रिजिड नहीं रहेगा, उसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। लोकल स्टोर्स लेवल पर बजट बनेगा जो कि अपने हिसाब से बजट को चेंज कर सकते हैं और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उनकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट केपीआईज, अभी केपीआईज में फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बजट्स। जी हाँ, यहां पर जो बजट्स हैं आप वो बजट बनाते वक्त क्या करेंगे? अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट आप अपने आप को कंपेयर करेंगे एंड हेंस बेंचमार्किंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, राइट। हियर द फोकस ऑफ द मैनेजर्स शिफ्ट टू इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स।
क्योंकि जो ट्रेडिशनल बजट था, ट्रेडिशनल बजट में एक फिक्स पीरियड होता था और उस पीरियड के अंदर आपको उस प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना रहता है। लेकिन बियॉन्ड बजटिंग के अंदर रोलिंग फोरकास्ट होती है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ में आपने खराब परफॉर्म किया तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि यार अब तो मेरा पूरा साल भर गया। उसकी बजाय रोलिंग फोरकास्ट में आपका सिर्फ अप्रैल मंथ का ही परफॉर्मेंस डाउन काउंट होगा, उसके बाद आप मई से वहां तक का परफॉर्मेंस, जून तक का, सॉरी मई से आप अप्रैल एंड तक का परफॉर्मेंस आप अपना इंप्रूव कर लें। सो हियर द फोकस ऑफ द मैनेजर्स शिफ्ट टू इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स एंड ऑन वैल्यू क्रिएशन। अलाउ ऑपरेशनल मैनेजर्स टू रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि बजट अब आप ही के हाथ में लोकल स्टोर, सो यू आर अलाउड टू रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट। इट एनकरेजेस अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, राइट। अब क्योंकि कॉम्पिटिटर नई 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 टैक्टिक्स अपना रहा है तो आपको भी उसको कॉपी करना आसान रहेगा या उससे एक कदम आगे जाना आसान रहेगा। अगर यही ट्रेडिशनल बजट होता तो ऊपर से बजट अलोकेट होकर आता और आपको बस वही करने को अलाउड होता है जो कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट ने आपको परमिट किया है। लेकिन यहाँ पर यू कैन फाइंड आउट इनोवेटिव वेज टू बीट द कॉम्पिटिटर। मोर टाइमली अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज का अलोकेशन टॉप से होकर नहीं आ रहा है, आपको खुद अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। यानी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात होती है कि हर जो इंडिविजुअल स्टोर है ना वो अपने आप में कंप्लीट कंपनी है। आप खुद देखो कि आपको कैसा परचेज करना है, कैसा सेल करना है, क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है, सो ऑन, राइट। सो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, राइट। सो इट लीड्स टू मोर टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको ऊपर से हेड ऑफिस से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप लोकल लेवल पर ही अपने सारे रिसोर्सेज का अलोकेशन अपने बेस्ट तरीके से करें, राइट। सो इट लीड्स टू मोर टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी, अब आप इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को दोस्तों याद कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने को आगे एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। हाँ जी, क्या क्या चीजें यहाँ पर, एक है रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट केपीआईज, दूसरा क्या है बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बजट्स। फिर इसके बाद हियर द फोकस ऑफ द मैनेजर्स शिफ्ट टू इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स। यहाँ पर हमारा फोकस क्या होता है, इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स, राइट। फिर इसके बाद अलाउ ऑपरेशनल मैनेजर्स टू रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट। यहाँ पर जैसा एनवायरनमेंट बदल रहा है आप उसके हिसाब से रिएक्ट करें। इट एनकरेजेस अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। और फिर यहाँ पर क्या होता है, मोर टाइमली अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो दोस्तों यहां पर आपके पास एक कोड वर्ड है, वो है बर्फी। ओके, बर्फी ई। हाँ जी, तो यहाँ पर बी का मीनिंग क्या होगा, बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बजट्स। फिर ए का मीनिंग क्या होगा, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कैसा, मोर टाइमली। आर का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट केपीआईज। फिर यहाँ पर एफ का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर फोकस शिफ्ट्स टू इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स। आई का मीनिंग क्या होगा, इनोवेशन, इट एनकरेजेस अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। और ई का मतलब क्या होगा, एनवायरनमेंट, यानी अलाउ ऑपरेशनल मैनेजर्स टू रिएक्ट टू दी एनवायरनमेंट। आपके पास 30 सेकंड का समय है दोस्तों, इस निमोनिक कोड के साथ आप इन 6 के 6 पॉइंट्स को याद कर लीजिए। हाँ जी, तो दोस्तों आपने ये याद कर लिया होगा। ओके, लेट्स से आप एग्जाम में बैठे और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग लिखने को आ गया फॉर 4 मार्क्स एंड यू हैव टू राइट ऑल द 6 पॉइंट्स। हाँ जी, तो आपको निमोनिक कोड याद आना चाहिए, बर्फी। ओके, तो यहाँ पर बर्फी में बी का मीनिंग क्या होता है, बेंचमार्किंग, यानी बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बजट्स। फिर ए का मीनिंग क्या होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो मोर टाइमली अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर इसके बाद आर का मतलब क्या होता है, रोलिंग बजट्स, राइट। सो रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट केपीआईज। फिर एफ का मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर रिजल्ट्स, सो इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स, यानी हियर द फोकस शिफ्ट्स टू इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स, राइट। फिर पी आई का मीनिंग क्या था, इनोवेशन, राइट, इट एनकरेजेस कल्चर ऑफ इनोवेशन। और फिर ई मतलब एनवायरनमेंट, यानी कि टाइमली रिएक्ट टू दी चेंजिंग एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों यहां पर हमने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। यानी अभी तक हमने क्या 3 चीजें देख ली। सबसे पहले हमने क्या देख लिया था, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। फिर उसके बाद हमने देखे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, और उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार क्विकली यहां तक का हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, लिमिटेशंस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग में दोस्तों हमने एक निमोनिक कोड देखा था। वो निमोनिक कोड क्या था, समय बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम वैसे ही रहेंगे कंजूस। ओके, तो समय यानी कि टाइम से रिलेटेड कितने पॉइंट्स थे वहां पर, 3 पॉइंट्स थे। बदल रहा है यानी कि चेंज से रिलेटेड कितने पॉइंट्स थे वहां पर, 4 पॉइंट्स थे। समय बदल रहा है लेकिन हम यानी कि पीपल से रिलेटेड कितने पॉइंट्स थे वहां पर, 2। और हम नहीं बदलेंगे, हम वैसे ही रहेंगे कंजूस, यानी कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड कितना था वहां पर, 1 पॉइंट था, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों हमने देखा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो वहां पर 2 एडवांटेजेस थे, एक तो ये थी एडेप्टिव प्रोसेस,
क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आप फटाफट चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ रोलिंग बजट्स। और दूसरा था यहाँ पर कि पार्टिसिपेशन है पीपल कैन, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, राइट। फिर दोस्तों तीसरा हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, जिसमें हमारा कोडवर्ड क्या था, बर्फी। ओके, अब हम आते हैं सूटेबिलिटी, आखिर ये बियॉन्ड बजटिंग कैसे एनवायरनमेंट में सूटेबल है। दोस्तों अगर कोई बहुत ही स्टेबल एनवायरनमेंट है, यानी जिस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, मतलब वो एक जैसी चलती है इंडस्ट्री, यानी मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट चाहे जो हो जाए, राइट, तो ये स्टेबल एनवायरनमेंट है, तो उसमें बियॉन्ड बजटिंग की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल वहां पर ट्रेडिशनल बजट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट अगर होगा तो आपको लोकल लोगों को, लोकल पीपल को, लोकल स्टोर्स को आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो लोग चेंजिंग एनवायरनमेंट को रिएक्ट करें, वो लोग अपने बजट्स खुद से बनाए, राइट। तो स्टेबल एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल बजटिंग काम करता है, लेकिन डायनामिक एनवायरनमेंट में कौन काम करेगा, बियॉन्ड बजटिंग काम करेगा, राइट। यानी कि अगर बहुत रेडिकल चेंजेस हो रहे हो, रैपिड चेंजेस हो रहे हो इंडस्ट्री में, देन वी शुड गो फॉर बियॉन्ड बजटिंग। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी कंपनीज जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हो, राइट। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, राइट। तो ऐसे केसेस में क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ज्यादा हमारा फोकस होता है, वैल्यू क्रिएशन पर हमारा ज्यादा फोकस होता है, बजाय कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अचीव करने में, हम लॉन्ग रन को अचीव करने में बिलीव करते हैं, और वहां पर फिर हम बियॉन्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं। देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज रैपिड चेंज इन दी बिजनेस, जहां पर बिजनेस में बहुत तेजी से बदलाव होता हो, ऐसी जगह पर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, बियॉन्ड बजटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेट अस से ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म इतना डायनामिक बिजनेस है कि अगर आपने ये साल में 100 करोड़ का टर्नओवर किया तो अगले साल गारंटी नहीं हो सकता 80 करोड़ हो सकता है 50 करोड़ और हो सकता है 200 करोड़। फॉर एग्जांपल लेट से आप केरला का ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेज कर रहे हैं और वहां पर अगर अचानक से लेट से बाढ़ आ गई तो फिर पता चलेगा कि सारा का सारा आपका सेल जो पिछली बार था उससे आप नीचे की तरफ आ गए, राइट। तो यहाँ पर जहां पर जिन इंडस्ट्रीज में बहुत रैपिड चेंज होता है, राइट, वहां पर आपको फ्लेक्सिबल टारगेट्स की जरूरत होती है बजाय कि फिक्स और रिजिड टारगेट्स, राइट। फ्लेक्सिबल टारगेट्स विल बी रिस्पॉन्सिव टू चेंज, यानी वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज हो जाएंगे। Industries undergoing radical change using business process engineering, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर रेडिकल चेंज हो रहे हो, फॉर एग्जांपल यूजिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि शुगर सेक्टर है ना, अब शुगर सेक्टर में बाय डिफॉल्ट अभी तक हम क्या अज्यूम करते थे कि शुगर मैन्युफैक्चर कि अगर एक शुगर मिल है तो वो क्या प्रोड्यूस करती होगी, शुगर प्रोड्यूस करती होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि हम फ्लेक्सिबल फ्यूल वाली कार्स आएंगे, व्हीकल लेकर आएंगे जिसमें आप चाहो तो पेट्रोल से चला लो, आप चाहो तो एथेनॉल से चला लो। अब ऐसे केसेस में शुगर मिल को अपनी पूरी प्रोसेसेस को री इंजीनियर करना पड़ेगा, एक रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा ताकि एथेनॉल का भी वो प्रोडक्शन करें और ज्यादा करें, क्योंकि एथेनॉल में उन्हें दाम ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो ऐसे केसेस में यू कैन नॉट गो विद द फिक्स्ड बजट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द पास्ट बजट्स, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड गिव देम मोर अथॉरिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, राइट। फिर इसके बाद इंडस्ट्रीज यूजिंग मैनेजमेंट मेथड्स सच एज टीक्यूएम, तो यहां पर हमारा फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं होता है, बट द फोकस वुड बी कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट विल बी दी की। हाँ जी, सो सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग अगर लिखने को आता है तो आपको यहां पर तीन एरियाज दिखने जहां पर बियॉन्ड बजटिंग इज सूटेबल। बताएंगे दोस्तों मुझे आखिर वो कौन से हैं तीन एरियाज। सबसे पहला है इंडस्ट्रीज अंडरगोइंग एक तो रेडिकल चेंज और इंडस्ट्रीज दैट फेसेस रैपिड चेंज, राइट। और फिर तीसरा आ जाएगा इंडस्ट्रीज यूजिंग मैनेजमेंट मेथड्स सच एज टीक्यूएम, राइट। तो एक आ जाएगा रैपिड चेंज, एक आ जाएगा मैनेजमेंट मेथड्स टीक्यूएम, और एक आ जाएगा इंडस्ट्रीज अंडरगोइंग रेडिकल चेंज यूजिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ओके, अब दोस्तों अगर किसी कंपनी को बियॉन्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है तो कुछ प्रिंसिपल से कुछ सिद्धांत है जो कि उन्हें अपनाने पड़ेंगे। देयर आर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। ये 12 प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया है 6 और 6 की दो टीम में, जहां पर जो 6 प्रिंसिपल्स हैं वो लीडरशिप से रिलेटेड है और अनदर 6 प्रिंसिपल्स है जो कि मैनेजमेंट प्रोसेसेस से रिलेटेड है। आखिर ये 12 प्रिंसिपल्स क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सो बियॉन्ड बजटिंग प्रिंसिपल्स फॉर एडेप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। शब्दों का प्रयोग देखें दोस्तों, फिक्स्ड या एडेप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि यहां पर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। ओके, सो 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि लीडरशिप से रिलेटेड है और 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैनेजमेंट प्रोसेसेस से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लीडरशिप से रिलेटेड प्रिंसिपल्स समझ रहे हैं। ओके दोस्तों, अब ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपको समझा रहा हूं ना,
तो ये सिद्धांत और ये सारी सैद्धांतिक बातें, तो सैद्धांतिक बातें होती तो थोड़ी सी बोरिंग है, राइट? लेकिन एग्जाम में मान लो लिखने को आ गया कि व्हाट आर द 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू बियॉन्ड बजटिंग, और इट इज ए 3 मार्क का क्वेश्चन है, सो इट इज अ हाईली स्कोरिंग टॉपिक। आपको 6 प्रिंसिपल्स ध्यान होने चाहिए, उसका टेक्स्ट ध्यान होना चाहिए, लिख दिया हमने, हमारे मार्क्स पूरे हो गए। तो मैं एक एक करके प्रिंसिपल पढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ओके, लीडरशिप रिलेटेड प्रिंसिपल्स। तो लीडरशिप रिलेटेड प्रिंसिपल में हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है पर्पस। सिंपल सी बात है दोस्तों, बजाय कि आप किसी को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स दो, उसकी बजाय आप उसको अपने साथ जोड़ो और किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए आप उसको जोड़ो। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये कोचिंग क्लास है, और कोचिंग क्लास में लेट्स से मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ को रखा और मैंने कहा कि लेट्स से हमें 200 स्टूडेंट्स को इस बार टारगेट करना है, हमें 200 स्टूडेंट्स चाहिए लेट्स से इस पर्टिकुलर मंथ में, है ना? ओके, दैट्स अ शॉर्ट टर्म टारगेट, राइट? उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? लीडरशिप प्रिंसिपल कहता है कि एक मकसद होना चाहिए आपके पास, और ये वो मकसद होना चाहिए जिसमें हर कोई बिलीव करे। फॉर एग्जाम्पल माई ऑब्जेक्टिव कुड बी टू teach more and more people, to provide knowledge to more and more people so that they become good chartered accountants and they become industry experts 5 years or 10 years down the line, right? तो अब ये एक मिशन हो जाता है, और मिशन से लोग ज्यादा जुड़ते हैं बजाय की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट से। सो पर्पस मींस एंगेज एंड इंस्पायर पीपल अराउंड बोल्ड एंड नोबल कॉजेज, नॉट अराउंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स। तो बजाय कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स के लिए लोगों को जोड़ो, उसकी बजाय आप उन्हें एंगेज करो और इंस्पायर करो अराउंड बोल्ड एंड नोबल कॉजेस। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल इज वैल्यू। ओके, बजाय कि दोस्तों आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही लड़े से किसी नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और आप उसे एक डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दो कि आपको इतने बजे आना है, आपको फिर ये काम करना है, फिर ये करना है, आपकी ये ड्यूटी है और आपने ये ड्यूटी नहीं करी तो ये पेनल्टी एंड सो ऑन, बजाय कि आप डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस रखो, उसकी बजाय यू शुड लीड योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वैल्यूज, यानी कि उनमें कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए और उन वैल्यू पर उन सभी एम्प्लॉइज को स्टिक करना चाहिए, राइट? गवर्न थ्रू शेयर्ड वैल्यूज एंड साउंड जजमेंट, नॉट थ्रू डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। दो तरह के मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट और दूसरा होता है रूल बेस्ड मैनेजमेंट, राइट? रूल बेस्ड मैनेजमेंट डायनामिक एनवायरनमेंट में उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट में चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। अब आपको उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी टू रिएक्ट, और फ्रीडम टू रिएक्ट कभी भी रूल बेस्ड एनवायरनमेंट में नहीं आएगी, वो हमेशा वैल्यू बेस्ड एनवायरनमेंट में आएगी, क्योंकि आप उसे वैल्यूज प्रोवाइड करें, वो ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, बस हमारे एम्प्लॉइज को गाइडेंस देंगे कि आपको इन लाइंस को फॉलो करना है और आप अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से काम कीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों थर्ड प्रिंसिपल होता है एंड दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंट रहें, जितने ओपन रहेंगे, जितनी लोगों को ज्यादा चीजें मालूम गई, बजाय कि आप उनसे चीजें हाइड करें, उसकी बजाय आप उन लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहें, सारी इंफॉर्मेशन को आप ओपनली शेयर करें। ऐसा करने से नए आइडियाज भी मिलते हैं, और हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने आइडिया दिया, वो हमने सबके साथ शेयर किया, तो हो सकता है आइडियाज पर से भी हमें आइडियाज मिल जाए, राइट? सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है मेक इंफॉर्मेशन ओपन फॉर सेल्फ रेगुलेशन, इनोवेशन, लर्निंग एंड कंट्रोल, डोंट रेस्ट्रिक्टेड, यानी आप इंफॉर्मेशन को हाइड ना करें, राइट? ट्रांसपेरेंसी से ना लोगों का ट्रस्ट भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पर बढ़ता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ गलत काम नहीं कर रही है। और अगर आप इंफॉर्मेशन हाइड करेंगे सो दे वुड ऑलवेज डाउट कि यार यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फोर्थ पॉइंट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। बजाय कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हायरार्किकल हो, उसकी बजाय हर व्यक्ति जो है उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बंदे को कोई कंट्रोल कर रहा है, वो सेल्फ रेगुलेटेड व्यक्ति होना चाहिए, राइट? और हमें क्या करना चाहिए, टीम बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, बजाय कि एक बॉस हो और उसके अंडर में कुछ लोग हो। So cultivate a strong sense of belonging and organize around accountable teams and avoid hierarchical control and bureaucracy. फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, राइट? तो लोगों पर आप भरोसा करो, आप उन पर ट्रस्ट करो और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डेलीगेट करो, राइट?
ऐसा करने से सिंपल होगा कि जब आप लोगों में फेथ करोगे तो फिर वो लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? यानी कि अगर एक लीडर अपने लोगों में फेथ कर रहा है, बिलीव कर रहा है, तो फिर वो लोग ज्यादा अच्छे से काम करेंगे बजाय कि जब आप उन पर डाउट करेंगे। सो ऑटोनॉमी का मतलब होता है ट्रस्ट पीपल विथ फ्रीडम टू एक्ट, डोंट पनिश एवरीवन इफ समवन शुड अब्यूज इट। यानी कि अगर आपके भरोसे का किसी ने गलत फायदा उठाया तो अब आप उसकी सजा सभी को मत दो, उसकी बजाय आप उसको एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करो। इज दैट दे शुड ट्रस्ट पीपल विथ फ्रीडम टू एक्ट एंड डोंट पनिश एवरीवन इफ समवन शुड अब्यूज इट। ओके, फिर इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट होता है कस्टमर्स। यहां पर दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपको सारी चीजें वो करनी चाहिए जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे। अगर कोई सी ऐसी प्रोसेस है जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही, देन दैट्स अ नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस एंड यू शुड इवैल्यूएट दैट प्रोसेस कि अब आपको इसको रखना है या नहीं रखना है। सो कनेक्ट एवरीवन्स वर्क विद कस्टमर्स नीड्स एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी सेल्समैन को सेल्स बोनस दे रहे हैं एंड बेस्ड ऑन सेल्स की वो कितना ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर पाता है, अब वो हो सकता है कि वो सेल्समैन क्या करे कि कस्टमर को बिना बात ज्यादा से ज्यादा सेल करे, अननेसेसरी चीजें सेल करे, जो उसकी जरूरत पूरी नहीं करने वाली चीजें वो भी वो उसको ये बोलकर सेल कर दे कि अरे हाँ इससे आपका काम हो जाएगा, राइट? सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो यू शुड अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों ये थे हमारे 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स, है ना? अब इन 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स को आखिर हम याद कैसे करेंगे? ओके, तो दोस्तों यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? पर्पस। फिर सेकंड प्रिंसिपल क्या है? वैल्यू। फिर थर्ड प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फिर फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी और सिक्स्थ प्रिंसिपल है कस्टमर्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कस्टमर्स और ऑटोनॉमी, राइट? तो आप यहां पर इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए, है ना? यहां पर इसका निमोनिक कोड है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए। ओके, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए, है ना? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए। हाँ, तो यहां पर पी का मीनिंग क्या हो जाएगा? पर्पस। वी का मीनिंग क्या हो जाएगा? वैल्यू। टी का मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का सी का मतलब क्या हो जाएगा? कस्टमर्स। और ए का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी। ओके, तो मुझे बताइए दोस्तों वो कौन से थे 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड व्हाट वाज द निमोनिक कोड? द निमोनिक कोड वाज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए। ओके, सो प्राइवेट में पी का मीनिंग क्या हो जाएगा? पर्पस। वी का मीनिंग हो जाएगा वैल्यूज। फिर प्राइवेट में टी का मीनिंग हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन का सी का मीनिंग क्या हो जाएगा? कस्टमर्स। और ए का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों 6 मैनेजमेंट प्रोसेसेस, यानी कि अब हम बियॉन्ड बजटिंग के नेक्स्ट सेट ऑफ 6 प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज रिदम, यानी आपको मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। तो इनका कहना है कि बजाय कि आप बिजनेस को कैलेंडर ईयर के बेसिस पर रूल करें कि अप्रैल से लगाकर नेक्स्ट मार्च तक इतना सेल होना मतलब होना, उसकी बजाय आपको अपने बिजनेस को रिदम्स और इवेंट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसका मीनिंग है कि क्रिसमस में हमें इतना सेल करना है, राइट? या फिर लेट्स से कि विंटर में हमें इतना सेल करना है, बजाय कि आप कैलेंडर ईयर को फिक्स करें, उसकी बजाय आपको इवेंट्स या फिर बिजनेस रिदम्स की कब उस बिजनेस का सीजन आता है उसके अराउंड आपको अपने टारगेट्स और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को रखना चाहिए, राइट? तो एग्जांपल दिवाली, तो दिवाली पर हमें इतना सेल करना है। वो जो दिवाली का मंथ है हो सकता है कभी वो नवंबर में आ जाए, कभी अक्टूबर में आ जाए, राइट? तो यू शुड ऑर्गेनाइज योर बिजनेस अराउंड द रिदम्स एंड इवेंट्स एंड नॉट बेस्ड ऑन कैलेंडर ईयर। देखेंगे ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट प्रोसेसेस डायनामिकली अराउंड बिजनेस रिदम्स एंड इवेंट्स, नॉट अराउंड द कैलेंडर ईयर ओनली, ठीक है? मतलब कहीं कहीं पर कैलेंडर ईयर जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जिसको आप कैलेंडर ईयर पर नहीं रखे। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि पिछली बार अक्टूबर में हमारा 100 करोड़ का सेल था, लेकिन इस बार अक्टूबर में हमारा 60 करोड़ का ही सेल हुआ। सबको डांट लगाई गई। तभी एक व्यक्ति ने बोला सर पिछली बार अक्टूबर में दिवाली थी, इस बार नवंबर में दिवाली, तो इस बार नवंबर में हमारा सेल्स बढ़ेगा, राइट? सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट यू शुड ऑर्गेनाइज योर बिजनेस प्रोसेसेस, योर मैनेजमेंट प्रोसेसेस डायनामिकली अराउंड द बिजनेस रिदम्स एंड इवेंट्स, नॉट नेसेसरली ऑन कैलेंडर ईयर ओनली, ठीक है? कैलेंडर ईयर ओनली वर्ड लिखा मतलब कैलेंडर ईयर पर भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको कैलेंडर ईयर पर रखनी पड़ती है, बट बहुत सारी चीजें किस पर चलती है? सीजनल फैक्टर्स पर चलती है। ओके, ये था हमारा दोस्तों 7th बियॉन्ड बजटिंग का प्रिंसिपल। ओके, फिर इसके बाद 8th प्रिंसिपल है टारगेट्स। यहां पर इनका कहना है कि जो भी आप टारगेट सेट करें वो कभी भी फिक्स्ड टारगेट सेट ना करें, क्योंकि फिक्स्ड टारगेट्स अगर आपने सेट कर दिया और एनवायरनमेंट चेंज हो गया, डायनामिकली सिचुएशन चेंज हुई, तो फिर वो हो सकता है फिक्स्ड
टारगेट्स आउटडेटेड हो जाए, इररिलेवेंट हो जाए। उसकी बजाय आपको डायरेक्शनल गोल सेट करने चाहिए, एम्बिशियस गोल आपको सेट करने चाहिए और आपको रिलेटिव गोल सेट करने चाहिए। कॉम्पिटिटर ने इतना करा तो मुझे उससे 10% ज्यादा सेल करना है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यू शुड सेट डायरेक्शनल, एम्बिशियस एंड रिलेटिव गोल्स, अवॉइड फिक्स्ड एंड कास्केटेड गोल्स। इसका एग्जांपल है कि अगर पिछली बार हमने 100 करोड़ का सेल किया, इस बार हम 120 करोड़ का करेंगे, नहीं, दैट्स अ फिक्स टारगेट और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह कि पिछली बार कॉम्पिटिटर ने जब 500 करोड़ का सेल किया था तो हमने 100 किया था। इस बार अगर कॉम्पिटिटर 600 करोड़ का सेल करता है तो फिर हमें 120 नहीं, हमें 125 करोड़ का, ताकि हम थोड़ा सा मार्केट शेयर उससे कैप्चर कर लें। तो ये कैसा गोल हो गया? रिलेटिव गोल हो गया, राइट? टारगेट्स हमेशा कैसे होने चाहिए? एम्बिशियस टारगेट्स होने चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्लान्स एंड फोरकास्ट। ओके, एक बात मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जब ट्रेडिशनल बजटिंग होती है तो जब एनुअल बजट बनाया जाता है ना, तो एनुअल बजट के अंदर ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, टारगेट्स भी मिक्स हो जाते हैं और प्लान्स एंड फोरकास्ट भी मिक्स हो जाते हैं, राइट? एनुअल बजट के अंदर हम प्लान करते हैं कि हम कितना सेल करेंगे और कितना सेल करेंगे, उसके हिसाब से हम लोगों को टारगेट्स दे देते हैं और हम उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग और फोरकास्टिंग कर लेते हैं, राइट? तो ट्रेडिशनल बजटिंग के अंदर ये 8th और 9th चीज एक साथ होती है। बियॉन्ड बजटिंग कहता है नो, दैट्स अ सेपरेट थिंग एंड दैट्स अ सेपरेट थिंग। अब हमने बियॉन्ड बजटिंग से पूछा कि जो हमारा टारगेट होगा उसी के हिसाब से तो प्लान्स एंड फोरकास्ट होंगे। बियॉन्ड बजटिंग से नो, ऐसा नहीं होगा। प्लान्स एंड फोरकास्ट आर रियलिस्टिक। प्लान्स और फोरकास्ट कैसे होते हैं? रियलिस्टिक, गिवन द एनवायरमेंट, जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए प्लानिंग और फोरकास्टिंग की जाती है। लेकिन जो टारगेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्बिशियस टारगेट्स होने चाहिए, राइट? टारगेट्स एम्बिशियस होंगे आपके, लेकिन जो प्लानिंग और फोरकास्टिंग होगी वो रियलिस्टिक होंगी, राइट? तो उनका कहना है इसलिए दोनों प्रोसेसेस कैसी होनी चाहिए? सेपरेट होनी चाहिए। So make planning and forecasting lean and unbiased process, not rigid and political exercises. फिर इसके बाद आता है रिसोर्स अलोकेशन। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिसोर्स अलोकेशन। तो दोस्तों, रिसोर्सेस का अलोकेशन आइडियली ट्रेडिशनल बजट में कब हो जाता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना? लेकिन यहां पर क्योंकि हम हर किसी को फ्रीडम दे रहे हैं ऑपरेट करने की, तो रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसा होगा? डायनामिकली होगा और जब उसको जरूरत लगेगी तब उसके पास वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाना चाहिए ना। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी में क्या हम कोई रोक टोक लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। लेकिन हो सकता है कोई इसका मिसयूज कर ले, यानी ज्यादा रिसोर्सेज हमारे कंज्यूम कर ले, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके अंदर कॉस्ट कॉन्शियस माइंडसेट भी लेकर आएंगे कि आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आप खर्चा करें तो इट शुड बी वर्थ इट। इज दैट क्लियर? सो रिसोर्स अलोकेशन first foster a cost conscious mindset and make resources available as needed. Is that clear? Not through detailed annual budget allocations, जो कि ट्रेडिशनल में होता था, वैसा नहीं करेंगे। रिसोर्सेज आपको चाहिए, हम आपको देंगे, लेकिन आप में खुद में एक सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए कि मैं उन रिसोर्सेज का मिसयूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहा हूं। सो यू शुड फॉस्टर अ कॉस्ट कॉन्शियस माइंडसेट। फिर इसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो यूजुअली ट्रेडिशनल बजट में क्या होता है कि बजट बनाया ही इसलिए जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम इस बजट के अगेंस्ट उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे और उन्हें रिवॉर्ड्स और बोनसेस देंगे। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। उसकी वजह परफॉर्मेंस का जो इवैल्यूएशन होना चाहिए ना, वो ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। हम आपकी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे एंड सो ऑन। हम तो इसलिए आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं ताकि आप में कहां कहां कमियां हैं वो हमें पता चले और हम उन चीजों को डेवलप करें, हम उसके लिए आपको ट्रेनिंग दें, हम आपकी स्किल्स को डेवलप करें, राइट? यानी क्रिएटिव अप्रोच होना चाहिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते वक्त। देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है? इवैल्यूएट परफॉर्मेंस होलिस्टिकली एंड विद पीयर फीडबैक फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यहां पर पर्पस क्या है परफॉर्मेंस आपकी इवैल्यूएट करने का? हम कोई आपको डांट नहीं लगाने वाले। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का पर्पस क्या है? ताकि आपका लर्निंग और डेवलपमेंट हो, नॉट बेस्ड ऑन मेजरमेंट ओनली एंड नॉट फॉर रिवॉर्ड्स ओनली। हम सिर्फ परफॉर्मेंस मेजर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे एंड सो ऑन। इसलिए परफॉर्मेंस हम आपकी कंपेयर कर रहे हैं ताकि हम आप में डेवलपमेंट कर पाए, आपको लर्निंग दे पाए। साथ ही साथ एक और चीज, जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेगा वो बॉस ना करते हुए, हो सकता है कि हम आपके जो पीयर्स है, जो आपके साथी है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, राइट, वो हो सकता है आपके बारे में ज्यादा जाने एज कंपेयर टू योर बॉस। सो इवैल्यूएट परफॉर्मेंस होलिस्टिकली एंड विद पीयर फीडबैक, यानी आपके जो साथी आपके साथ काम करे उनका भी फीडबैक हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में लेंगे। ओके, फिर इसके बाद रिवॉर्ड्स। तो ट्रेडिशनल बजटिंग में क्योंकि इंडिविजुअल टारगेट्स मिलते थे, तो इंडिविजुअल टारगेट्स के लिए पता चलता था कि एम्प्लॉयज खुद ही आपस में ही कंपीट करते थे। मतलब वो जो कॉम्पिटिटर है उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर करने की बजाय हमारे एम्प्लॉयज आपस में ही कंपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बियॉन्ड बजटिंग क्या कहता है? सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू इंडिविजुअल टारगेट्स। हम आपकी टीम बनाएंगे और आपको टीम बेस्ड टारगेट होगा, ताकि टीम में आपस में आप एक दूसरे की ग्रूमिंग करें, सपोर्ट करें, राइट? और आपका जो लक्ष्य है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि हमारा टारगेट कौन है? कॉम्पिटिटर, राइट? सो रिवॉर्ड
सक्सेस या रिवॉर्ड शेयर्ड सक्सेस अगेंस्ट कंपटीशन एंड नॉट अगेंस्ट फिक्स परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो यहां पर जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, शेयर्ड सक्सेस अगेंस्ट कंपटीशन पर मिलेगा, ना कि कुछ अगर हमने आपको फिक्स टारगेट दे दिया और वो अचीव कर लिया। अगर आपने अपना फिक्स टारगेट अचीव कर लिया लेकिन कॉम्पिटिटर मार्केट शेयर कैप्चर करके ले गया क्योंकि आप बढ़े 20% से, कॉम्पिटिटर बढ़ा 50% से, तो सॉरी देयर आर नो रिवॉर्ड्स, राइट। तो यहां पर आपको अगेंस्ट कॉम्पिटिटर बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, नॉट अगेंस्ट फिक्स परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसेस, राइट। अब दोस्तों इसका भी एक कुछ निमोनिक कोड या फिर याद रखने का हम कुछ यहां पर तरीका बना लेते हैं। हाँ जी, तो यहां पर वो तो लिख लिया था ना आपने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए, है ना, चाहो तो ऐसा, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए, ओके, ये आपको ध्यान रह जाता है इससे, है ना। अब यहां पर इसके भी लिए भी हम कुछ बना लेते हैं, ओके। आर, है ना, रिदम, 7 है रिदम, उसका हो गया आर, फिर टी से टारगेट, ओके, फिर यहां पर आता है प्लान, फिर आता है रिसोर्स अलोकेशन, फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और फिर आता है रिवॉर्ड्स, ओके। तो आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके की बजाय आपको मैं एक ही तरीका देता हूँ, उससे आपका काम हो जाएगा, ओके। आर टी पी आर पी आर देखेंगे दोस्तों आप, यहाँ पर आर फॉर रिदम है, टी फॉर टारगेट है, पी फॉर प्लान है, आर फॉर रिसोर्स एलोकेशन है, पी फॉर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड आर फॉर रिवॉर्ड्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए तो आपको याद है ना, ओके। जब ये सीए बना था ना, तो इसने क्या किया था, इसने आरटी किया था ना, रीट्वीट किया था, राइट। ट्विटर आपको मालूम होगा, ट्विटर पर हम ट्वीट करते हैं और ट्वीट जो करते हैं फिर उसको वापस से रीट्वीट भी हम कर सकते हैं, राइट। तो ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सीए है ना, जब ये सीए बना था, राइट, तो इसने रीट्वीट किया। क्या इसने रीट्वीट किया कि मैं तो पास हो गया विद फ्रैंक, मैं तो पास हो गया विद फ्रैंक, राइट। सो इसने रीट्वीट किया, क्या रीट्वीट किया, दैट आई हैव पास्ड। अरे जब हम पास होते हैं एग्जाम में, तो हम नहीं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हवाबाजी करते हैं कि मैं पास बन गया, दोस टू ड्रीम वर्ड्स बिफोर माय नेम सी एन सो, राइट। सो इस बंदे ने क्या किया, ट्वीट किया, रीट्वीट किया। यहाँ पर रीट्वीट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दो बार हो रहा है, पास विथ रैंक, पी आर मतलब पास विथ रैंक, और फिर से पी आर पास विथ रैंक, सो दैट्स अ रीट्वीट, राइट, ओके। हाँ जी, तो आप मुझे निमोनिक कोड बताइए, निमोनिक कोड हमने क्या बनाया, रीट्वीट उसने किया, जैसे ही वो सीए उसने रीट्वीट किया, राइट, क्या, पास्ट विथ रैंक, पास्ट विथ रैंक, ओके। तो रीट्वीट में एक वर्ड था आर, एक वर्ड था टी, और पास विथ रैंक में पी आर एंड अगेन पास विथ रैंक में पी आर। हाँ, आप मुझे इसके फुल फॉर्म बताइए। तो आर और टी में सबसे पहला था आर, हाँ, रीट्वीट में सबसे पहला था आर, और आर का फुल फॉर्म क्या था, रिदम्स, ओके। फिर इसके बाद था टी, तो वहां पर टी का फुल फॉर्म क्या था, उसने रीट्वीट किया ना, तो वहां पर टी का फुल फॉर्म क्या था, इस तरफ तो था रिदम्स, और टी मतलब टारगेट्स, ओके। टारगेट्स जो है, हाँ, टी मतलब टारगेट्स, टारगेट्स जो होने चाहिए वो एम्बिशियस होने चाहिए, डायरेक्शनल होने चाहिए, ना कि वो फिक्स होने चाहिए, ओके। फिर दोस्तों आर टी, पी आर, तो यहां पर पी का फुल फॉर्म क्या था, प्लान एंड फोरकास्ट, आर का मतलब था रिसोर्स अलोकेशन, और फिर से पी आर का मीनिंग क्या था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और फिर रिवॉर्ड्स। ये जो आखिरी के पी आर है, इसको आप लॉजिकली सीक्वेंस में भी याद रख सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे, है ना, ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेगा, बंदे को टारगेट मिलेगा, टारगेट जैसे ही मिला बंदा क्या करेगा, आप बताओ ना, टारगेट मिलेगा, टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करेगा, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करने के बाद अब उसको रिसोर्सेस अलोकेट किए जाएंगे टू अचीव द टारगेट्स। फिर जब वो बंदा काम करेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद हम उसे रिवॉर्ड्स देंगे। हाँ जी, तो आपको ये लॉजिकली भी याद हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, यहाँ पर रिदम था, रिदम के बाद यहाँ पर क्या था, टारगेट्स दिए जाएंगे। टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप पहले प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करेंगे, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग जब आप करेंगे तो अब आप एक्ट करना शुरू करेंगे, और उसके लिए आपको काम करने के लिए रिसोर्स अलोकेट किए जाएंगे, रिसोर्स अलोकेट किए जाएंगे, आप काम करेंगे, बाद में आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बाद आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, राइट। सो दिस आर द सेट ऑफ 12 प्रिंसिपल्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, ओके। अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज रिलेटेड टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, ओके। इससे पहले कि दोस्तों अब मैं आपको इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग और आगे की चीजें पढ़ाऊं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे।
इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। अब ये इतनी घटिया सी स्टेप्स दी ना, मैं आपको क्या बताऊं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग कैसे करेंगे? डिफाइन द केस फॉर चेंज एंड प्रोवाइड एन आउटलाइन विजन। यानी सबसे पहले आप ये यहां पर एक केस बनाओ कि क्या यहां पर इस सिचुएशन में बियॉन्ड बजटिंग एप्लीकेबल भी है या नहीं। बियॉन्ड बजटिंग 3 सिचुएशंस में एप्लीकेबल होती है। कौन कौन सी थी वो 3 सूटेबिलिटी वाली? रैपिड चेंज, रेडिकल चेंज है ना, इंडस्ट्रीज अंडरगोइंग रेडिकल चेंज, और फिर है ना इंडस्ट्रीज दैट फोकस ऑन मैनेजमेंट प्रोसेसेस, एग्जांपल टीक्यूएम, राइट। हाँ जी, अगर वो फिट बैठता है कि हाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बियॉन्ड बजटिंग लगेगा, तो फिर बी प्रिपेयर्ड टू कन्विंस द बोर्ड, गेट स्टार्टेड। अब मेरे हिसाब से ऐसी स्टेप्स नहीं लिखनी चाहिए गेट स्टार्टेड, बट फिर भी डिजाइन एंड इंप्लीमेंट न्यू प्रोसेस, ट्रेन एंड एडुकेट पीपल, रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस। यहां पर क्यों बोल रहे रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस, कोई समझा सकता है क्या? क्योंकि इससे पहले फाइनेंस वाला क्या करता था? ट्रेडिशनल बजट बनाता था, हायरार्की को फॉलो करता था, लेकिन अब क्या हम ट्रेडिशनल स्टाइल से बजट बना रहे हैं? नहीं। सो यू हैव टू रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस की अब आखिर वो लोग यहां पर बियॉन्ड बजटिंग में क्या रोल प्ले करेंगे, राइट। हो सकता है कि उनको ये रोल दे दिया जाए कि आप कॉम्पिटिटर या फिर मार्केट इंटेलिजेंस गैदर करो और हमारे बंदों को वो इन्फॉर्मेशन आप फीड करो कि वो लोग किस रेट से ग्रो हो रहे हैं, इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, सो ऑन, राइट। चेंज बिहेवियर, न्यू प्रोसेसेस, नॉट मैनेजमेंट ऑर्डर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है? नई प्रोसेसेस लेकर आनी है, लोगों का बिहेवियर चेंज करना है, नॉट मैनेजमेंट ऑर्डर्स। इवैल्यूएट द बेनिफिट्स एंड कंसोलिडेट द गेन्स। ठीक है, तो ये सारी क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग की स्टेप्स है। आप एक बार देख लीजिए, ये यहां पर लिखा है होप एंड फ्रेजर, इन लोगों ने इन्वेंट किया था कौन सा कॉन्सेप्ट? बियॉन्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट। दोस्तों 9 स्टेप्स आप देख लीजिए, फटाफट याद कर लीजिए क्या है ये 9 स्टेप्स। ओके बोलेंगे दोस्तों। हाँ जी, सबसे पहला क्या? डिफाइन दी केस एंड प्रोवाइड आउटलाइन विजन। फिर क्या? बी प्रिपेयर्ड टू कन्विंस द बोर्ड। फिर इसके बाद गेट स्टार्टेड। फिर इसके बाद डिजाइन एंड इंप्लीमेंट बियॉन्ड बजटिंग। फिर इसके बाद ट्रेन एंड एडुकेट पीपल, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। हाँ, फिर इसके बाद क्या? रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस। फिर इसके बाद क्या था? रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस। फिर इसके बाद था हाँ वो था ना नॉट, वो था मैनेजमेंट प्रोसेसेस, नॉट मैनेजमेंट ऑर्डर्स। चेंज बिहेवियर, न्यू प्रोसेसेस, नॉट मैनेजमेंट ऑर्डर्स। और फिर वो इवैल्यूएट द बेनिफिट्स एंड कंसोलिडेट द गेन्स। ठीक है, ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग में देखना बजट मॉडल कैसा होता है, जो टॉप ऑफ द हायरार्की होते हैं उन लोगों के पास क्या होता है? हाँ जी, विजन। वो लोग उसके हिसाब से क्या बनाते हैं? स्ट्रेटेजीज। उसके हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला क्या बना देता है? बजट्स। फिर इसके बाद वो लोग चेक करते हैं, मतलब वो लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं, और फिर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट। और फिर जैसे ही भी उनकी परफॉर्मेंस आती है उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंसेंटिव दिया जाता है। सो दैट्स द ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस। ठीक है, ओके। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज की जो हमने पैसा लगा रखा है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। बियॉन्ड बजटिंग मॉडल में क्या ऐसी कोई हायरार्की फॉलो होती है? नहीं, ऐसी कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती। वी हैव एडेप्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि हम अपना कोई बजट ही नहीं बनाएंगे, हम तो रोज सुबह उठेंगे और मार्केट में जाकर लड़ाई करेंगे एज अगेंस्ट कॉम्पिटिटर, और हमने बस उसको बीट कर दिया, हमारा काम हो गया, राइट। सो देयर इज नो हायरार्की दैट नीड्स टू बी फॉलोड। देयर इज अ टीम, और वो टीम जाकर खुलकर मैदान में खेलेगी, अपने तरीके से खेलेगी। ये 70 मिनट मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे खेलना है, जी भर के खेलो, राइट। दैट्स दी बियॉन्ड बजटिंग प्रोसेस, कि आपको कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी है, आपको तो इन 70 मिनट में अपनी जिंदगी का बेस्ट गेम प्ले करना है और कॉम्पिटिटर को बीट करना है। वो कैसे बीट करना है ये आप खुद सोचो। दैट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। सेल्फ गवर्नेंस मैनेजमेंट कल्चर, यहां पे हम नहीं बताएंगे कैसे खेलना है। ये आया ना मूवी में, था ना, शायद किसी मूवी में था ना, चक दे इंडिया में डायलॉग, वो 70 मिनट, राइट। सो सेल्फ गवर्नेंस, अब आपको नहीं बताया जाएगा कैसे प्ले करना, आप खुद डिसाइड करो आपको कैसे प्ले करना है, हार भी आपकी और जीत भी आपकी। ऑब्जेक्टिव, हाई डिग्री ऑफ एंटरप्राइज एडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंट इनोवेशन। ठीक है, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग मॉडल, आखिर इसके फायदे क्या हैं? ओके, तो दोस्तों क्या क्या फायदे हैं? बियॉन्ड बजटिंग helps managers to work in coordination
मैनेजर्स दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, और किसके अगेंस्ट वो काम करते हैं? टू बीट दी कंपटीशन। इंटरनल राइवलरी रहती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है इंटरनल, क्योंकि अब उनको लड़ना किससे है? इज दैट क्लियर? इंटरनल राइवलरी बिटवीन मैनेजर्स इज रिड्यूस्ड एज टारगेट शिफ्ट्स टू कॉम्पिटिटर्स। फिर इसके बाद इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिविजुअल्स क्यों मोटिवेट होते हैं? बिकॉज नाउ दे फील पार्टिसिपेटेड, क्योंकि अब हम उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट? इट एलिमिनेट सम बिहेवियरल इश्यूज बाय मेकिंग रिवॉर्ड्स। कैसे? हाँ, रिवॉर्ड्स कैसे होंगे? टीम बेस्ड होंगे। तो जब रिवॉर्ड्स ही टीम बेस्ड होंगे तो फिर हारेंगे तो भाई सब एक साथ हारेंगे, और जीतना है तो फिर सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है? प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑपरेशनल मैनेजर्स। दोस्तों यहां पर ऑपरेशनल मैनेजर्स की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? पूरी पूरी सुनते हैं, राइट? सो प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑपरेशनल मैनेजर्स हु आर क्लोज टू द कंसर्न एक्शन एंड कैन रिएक्ट क्विकली टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। Operational managers do not restrict themselves to budget limits and focus on achieving key ratios. क्या वो अपने आप को रोक लेते हैं बजट लिमिट्स तक के लिए? नहीं। अगर कोई नई इनोवेटिव चीज आई है तो उस पर भी उनको एक्ट करना रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी एक्ट कर रहा है, राइट? इट एस्टैब्लिशेस कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स। यहां पर हमारा जो फोकस होता है वो अराउंड कस्टमर होता है। इट क्रिएट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स व्हिच प्रोवाइड फास्ट एंड ओपन इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था कि वहां पर एक चीज थी कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए यू नीड टू हैव एन इंफॉर्मेशन, हाँ, सिस्टम जो कि क्या करेगा? फास्ट एंड ओपन इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। कैसा? थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों फटाफट आप ये बेनिफिट्स याद कर ले और मुझे सुनाइए कि आखिर क्या थे बेनिफिट्स। आपने याद कर लिया होगा, बताएंगे दोस्तों क्या है बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग? टीम बेस्ड रिवॉर्ड रहता है यहां पर, टारगेट शिफ्ट्स टू कॉम्पिटिटर्स, तो इंटरनल राइवलरी यहां पर रिड्यूस हो जाती है बिकॉज टारगेट शिफ्ट्स टू कॉम्पिटिटर्स। फिर और क्या? ऑपरेशनल मैनेजर्स जो हैं डू नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू बजट, टू बजट लिमिट्स एंड फोकसेस ऑन अचीविंग की रेशियोज, ठीक है? हाँ, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टू प्रोवाइड फास्ट एंड ओपन इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू बीट द कंपटीशन। इज दैट क्लियर? ये थे दोस्तों बेनिफिट्स किसके? बियॉन्ड बजटिंग के। हाँ जी, ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग, यानी एक बार फिर से ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग की लड़ाई की जा रही है। ओके, तो आप अब अपने जनरल नॉलेज से बताइए कि ट्रेडिशनल बजटिंग में टारगेट्स कैसे होते हैं? इंक्रीमेंटल टारगेट्स होते हैं। पिछले बार इतना सेल किया था, इस बार इतना कर लो, राइट? दिस आर कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल टारगेट्स, ठीक है? लेकिन बियॉन्ड बजटिंग में क्या होता है? इंक्रीमेंटल टारगेट्स होते हैं या स्ट्रेच गोल्स होते हैं? स्ट्रेच गोल्स। आप मुझसे क्या सीखना चाह रहे हो कि आखिर ये स्ट्रेच गोल्स का मीनिंग क्या है? तो स्ट्रेच गोल्स का मीनिंग होता है दोस्तों, स्ट्रेच गोल्स इज अ कॉन्सेप्ट विच इज एम्ड एट रिलेटिव इंप्रूवमेंट। यानी कि अगर शेर आया तो आपको शेर से तेज नहीं भागना है, आपको तो आखिरी वाले से तेज भागना है, राइट? सो स्ट्रेच गोल्स का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपको अपनी रिलेटिव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। मैं लिखवा देता हूं ना मीनिंग। इज अ कॉन्सेप्ट, ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली, इज अ कॉन्सेप्ट एम्ड एट रिलेटिव इंप्रूवमेंट। सो स्ट्रेच गोल्स इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज एम्ड एट रिलेटिव इंप्रूवमेंट। क्या आप समझ गए कि बियॉन्ड बजटिंग में क्यों हम स्ट्रेच गोल की बात कर रहे हैं? क्योंकि अब हम किसको बीट करना चाह रहे हैं? बस कॉम्पिटिटर को। तो हमें तो हमारी रिलेटिव इंप्रूवमेंट लेकर आना है। हाँ जी, ट्रेडिशनल बजटिंग में दोस्तों इंसेंटिव्स कैसे रहेंगे? फिक्स इंसेंटिव रहेंगे कि इतना सेल क्रॉस किया तो ये मिलेगा, उतना सेल क्रॉस किया तो ये मिलेगा। यहां पर क्या होता है? रिलेटिव टारगेट्स और रिलेटिव रिवॉर्ड्स होते हैं कि कॉम्पिटिटर को कितना आपने बीट किया उसके बेसिस पर आपके रिवॉर्ड जाएंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोल, यहां पर कैसे प्लानिंग और कंट्रोल किया जाता है? प्लानिंग कैसे की जाती है? थ्रू फिक्स्ड एनुअल प्लान्स। और कंट्रोल कैसे किया जाता है? वेरिएंस कंट्रोल्स। यहां पर क्या फिक्स एनुअल प्लान होता है? कंटीन्यूअस प्लानिंग होती है, कंटीन्यूअस प्लानिंग। और यहां पर कंट्रोल कैसे किया जाता है? थ्रू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसमें फाइनेंशियल भी आ गए और नॉन फाइनेंशियल भी आ गए, एंड बाय प्रिपेयरिंग रोलिंग फोरकास्ट। रिसोर्सेस और कोऑर्डिनेशन,
तो रिसोर्सेज में यहां पर कैसे होते हैं, प्री अलोकेटेड रिसोर्सेज होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन यहां पर रिसोर्सेज कैसे मिलते हैं, ऑन डिमांड। एनवायरमेंट चेंज हुआ, वो हमने देखा था ना कि रिसोर्सेज वाला पॉइंट था, ये था ना यहाँ पे रिसोर्सेज वाला पॉइंट प्रिंसिपल्स में, रिसोर्सेज वाला पॉइंट था ना, रिसोर्स अलोकेशन। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल एज नीडेड, जरूरत है ना उनका एडवर्टीजमेंट की नया प्रोजेक्ट है, अलोकेट देम द रिसोर्सेज, नॉट थ्रू डिटेल्ड एनुअल बजट अलोकेशंस। ठीक है, फिर इसके बाद सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होता था यहां पर, लेकिन यहां पर कैसा होगा, डायनामिक कोऑर्डिनेशन होगा। यहां सेंट्रल क्योंकि यहां पे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है तो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है तो देयर इज अ डायनामिक कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, यहां पर होता है सेंट्रल कंट्रोल, लेकिन यहां पर कैसा कंट्रोल आ जाता है, लोकल कंट्रोल। फोकस ऑन मैनेजिंग नंबर्स, यहां पर बस फोकस क्या रहता है कि यार बजट ये मेरा ये दिया, मुझे तो ये अचीव करना है, लॉन्ग टर्म मुझे कोई लेना देना नहीं। यहां पर जो फोकस रहता है वो किस पर रहता है, ऑन वैल्यू क्रिएशन। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग। कंक्लूजन ऑन बजटिंग या फिर नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। अब आईसीआई ने ना इस पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया कि नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, लेकिन नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग में वापस से वही सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी जो कि अभी तक हमने पढ़ाई है। It has been proposed that budgeting is alive and well, though practice is evolving with new tools and techniques. The conclusion are as follows: budgeting is evolving rather than become obsolete. It depends on trust and transparency. यानी क्या बियॉन्ड बजटिंग में बजट नहीं होता, या इसमें भी बजट होता है? इसमें भी बजट होता है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। क्यों लिखा है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी? ट्रस्ट इसलिए क्योंकि अब आप पीपल को सिर्फ ग्रोथ का टारगेट देते हो और हट जाते हो, तो अब आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो कि वो लोग अपने हिसाब से प्लान्स बनाएंगे, और आप उनके साथ क्योंकि इंफॉर्मेशन ओपनली शेयर कर रहे हो ताकि वो लोग अपनी स्ट्रेटेजीज बना पाए, कॉम्पिटिटर को बीट कर पाए, इसलिए ट्रांसपेरेंसी। शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस टू मोर पार्टिसिपेटिव बॉटम अप एक्सरसाइज इन मेनी फॉर्म्स। तो दोस्तों जो बियॉन्ड बजटिंग होता है उसमें क्या होता है, टॉप डाउन या सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है, या मोर पार्टिसिपेटिव और बॉटम अप एक्सरसाइज होता है, पार्टिसिपेटिव एंड बॉटम अप। It highlights the level of improvement that can be achieved even with relatively simple modifications and a great deal of trust. यानी कि यहां पर क्योंकि आप एम्प्लॉइज पर ट्रस्ट करते हो तो ये इस बात को हाईलाइट करता है कि देखो हम इंप्रूवमेंट फिर भी अचीव कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग रिलेटिवली सिंपल टेक्निक्स। यानी आप अपने एम्प्लॉइज को आप अपने एम्प्लॉइज पर भरोसा करें, उन्हें आप इक्विप करें विद द इंफॉर्मेशन एंड लेट देम प्ले आउट द स्ट्रेटजीज। बजटिंग हैज चेंज्ड, the change has been neither dramatic nor radical, instead incremental improvements with traditional budgets being supplemented by new tools and techniques। यानी यहां पर भी बजट तो रहेगा ही सही। मालूम है यहां पर बजट कैसे रहेगा, वो जो लोकल टीम्स है वो खुद ही अपने इंटरनल टारगेट्स सेट करेंगे, तो यहां पर बजटिंग है तो सही, बट इट हैज चेंज्ड, राइट? इंस्टेड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स विद ट्रेडिशनल बजट्स बीइंग सप्लीमेंटेड बाय न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स। फोरकास्टिंग इन फैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर फोरकास्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो कॉम्पिटिटर खुद क्या करने वाला है, वो क्या नई स्ट्रेटेजीज है, आपको उस पर भी फोकस करना है, ना कि सिर्फ अपने पर कि मेरा ये था मुझे तो 10% ग्रो करना है। आपको इंटरनली फोकस ना होते हुए अगर एक्सटर्नली फोकस करना है तो फिर आपकी फोरकास्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज द नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। चलिए दोस्तों हम इसकी क्वेश्चंस ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आप इसका सीधे रिक्वायर्ड पढ़ लीजिए। स्पेसिफिकली यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नोट्स टू योर सीईओ टू बी यूज्ड फॉर हिज प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग ऑन। सबसे पहला क्या लिखा है बोलो, याद करके जाना है, हो जाएगा मेजर लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजट, द एडवांटेजेस अवेलेबल इन। तो एडवांटेजेस हमने देखा था, दो ही तो एडवांटेजेस थे, एक तो मोर एडेप्टिव प्रोसेस और डिसेंट्रलाइज प्रोसेस। फिर इसके बाद नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग अब भी जो पढ़ा वो याद करके जाना और एज इट इज छापना है। The benefits that can be enjoyed from beyond budgeting, हमने बेनिफिट्स पढ़े थे क्या बियॉन्ड बजटिंग के? यस, वो बेनिफिट्स आपको एज इट इज यहां पर लिखने। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखें दोस्तों, वो थोड़ा सा अलग है। बताइए क्या है ये फिफ्थ पॉइंट, द suitability ऑफ बियॉन्ड बजटिंग टू दी कंपनी। तो अब हमें स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि क्या इस सिचुएशन में बियॉन्ड बजटिंग सुटेबल है या नहीं, राइट? तो सुटेबिलिटी हमने देखा था कि 3 सुटेबिलिटी थी, एक तो था इंडस्ट्री इज अंडरगोइंग रैपिड चेंज, इंडस्ट्री इज अंडरगोइंग रेडिकल चेंज, और मैनेजमेंट, हम इंडस्ट्री यूजिंग मैनेजमेंट टेक्निक सच एज टीक्यूएम, राइट? तो अब उसके लिए अपने को यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये कौन सी इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है क्या? ओके, यहां पर हाँ जी, योर ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट यूजिंग बजट्स फॉर कंट्रोल विच आर मोस्टली ऑन
ट्रेडिशनल बेसिस। ओके, तो यहां पर एक्चुअली उन्होंने कोई स्पेसिफिकली दिया नहीं कि ये जो इंडस्ट्री है वो रैपिड चेंज हो रहा है या नहीं। तो अब आप अपने जनरल नॉलेज से सोचिए कि कार मैन्युफैक्चरिंग में रैपिड चेंज हो रहा है या नहीं, अपने जनरल नॉलेज से बताइए। हो रहा है, रेडिकल चेंज हो रहा है। अब तो चौतरफा कंपटीशन है, मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक कार्स आ रही है, फॉरेन कंपनीज आ रही है, उनकी प्रोसेसेस चेंज हो रही है। तो यहां पर बियॉन्ड बजटिंग ज्यादा सही रहेगा। दूसरी चीज, कार का सेल्स बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स कैसा है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स अचानक से शूट अप हो गई तो कार का सेल्स कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट्स अगर कम है कार लोन पर तो कार का सेल्स बढ़ जाएगा। इकोनॉमी इज डूइंग वेल तो कार का सेल बढ़ जाएगा, इफ इकोनॉमी स्लिप्स इनटू रिसेशन तो कार का सेल कम हो जाएगा। सो यू कैन नॉट गो बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच हियर। स्पेसिफिकली बियॉन्ड बजटिंग इज अ गुड कॉन्सेप्ट, जहां पर मारुति सुजुकी क्या फोकस करेगा, ऑन मार्केट शेयर। इट विल फोकस ऑन कि Hyundai क्या कर रहा है, वो किस रेट से ग्रो रहा है, हमें उससे ज्यादा रेट से ग्रो होना है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि suitability ऑफ बियॉन्ड बजटिंग टू द कंपनी, यस। देख लें दोस्तों इसका आंसर क्या। Since Kyoto Motors is a car manufacturing company and presently adopting traditional costing system, moreover automobile industry, ये देखो क्या लिखा है, moreover automobile industry goes through rapid changes in its business environment, so the company can definitely use beyond budgeting to improve the control system and beat the competition. Beyond budgeting lies an agile, holistic approach based on self-organization. This will also help managers to work in close coordination with each other with motivation, which in turn will beat the competition. Is that clear? क्या clear है सबको? Okay. दोस्तों एक और यहाँ पर केस स्टडी है जो कि किससे रिलेटेड है, बियॉन्ड बजटिंग से रिलेटेड है। जैसे ही दोस्तों हमने केस स्टडी कंप्लीट कर ली ना, समझो कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया। तो हम एक बार इस केस स्टडी को गो थ्रू कर लेते हैं। अब इस केस स्टडी में क्या है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आखिर इस केस स्टडी के अंदर क्या है। हाँ जी, आप नाम पढ़ लें, क्या है, मैजिकल स्टे इज अ होटल चेन, राइट। तो होटल इंडस्ट्री क्या रहती, मतलब एक स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करती है या रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करती है। रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में मतलब वहां पे सीजन पीरियड एकदम से आ जाता है और एकदम से चला भी जाता है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो क्या नए ऑफर लेकर आ रहा है, क्या नई फैसिलिटीज दे रहा है, उस पर यू हैव टू कीप अ क्लोज वॉच, राइट। तो होटल इंडस्ट्री हुआ, ट्रैवल एंड टूरिज्म हुआ, ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हुई जो बहुत डायनामिक होती है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव होता रहता है, इसलिए वहां पर बियॉन्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों यहां से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सेकंड पेज से हम इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। द कॉर्पोरेट ऑफिस हैज मेट विद ऑपरेशंस मैनेजमेंट एट ईच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। होटल की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। In order to understand the situation better, discussions have taken place about how the business can be improved. Few of the suggestions to improve performance are okay. मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी तक इस होटल में क्या हो रहा था। अभी तक इस होटल के अंदर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट था और सारे डिसीजंस कौन ले रहा था, दिल्ली में बैठा हुआ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ले रहा था। और जितनी सारी अलग अलग जगह पर इनकी लेट से उदयपुर में प्रॉपर्टीज या कश्मीर में प्रॉपर्टीज या गोवा में प्रॉपर्टीज है, वहां पर मेन्यू क्या रहेगा, आपको अगर कटलरी खरीदनी है तो उसका बजट क्या है, वो सारी चीजें कैसे होती थी, फिक्स होती थी, राइट। अब आप सोचो कि यार जो गोवा में बैठा हुआ होटल है उसकी मेन्यू कौन फाइनल कर रहा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। उसकी प्राइस क्या सेट करनी कौन फाइनलाइज कर रहा है, सेंट्रल मैनेजमेंट, राइट। कटलरी का इतना ही बजट है आपका, वो कौन फाइनलाइज कर रहा है, सेंट्रल मैनेजमेंट। एडवर्टीजमेंट का बजट कौन दे रहा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो लोकल जो मैनेजर बैठा हुआ है ही वुड फील डिमोटिवेटेड कि यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, जबकि मुझे लोकल, मैं गोवा के अंदर बैठा हूं तो यहाँ क्या कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है वो तो मुझे पता है, राइट। तो इसलिए इनका बिजनेस जो है वो डाउन 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 जाता चला जा रहा है, राइट। अब ये लोग किस पर शिफ्ट होंगे, बियॉन्ड बजटिंग। यानी कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सिंपल एक टारगेट दे देंगे कि गोवा में हम ये देखेंगे कि ऑन एन एवरेज होटल इंडस्ट्री ने कितनी ग्रोथ करी, 10% करी, आपको 15% ग्रो करनी, दैट्स इट। अब उसमें कौन सा मेन्यू आइटम रखना है, क्या उसका प्राइस रखना है, कितना आपको कटलरी पर स्पेंड करना है, कितना एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड करना है, दैट्स ऑल योर कप ऑफ टी। अब आप जानो वो क्या करना है। इज दैट क्लियर? दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। देखें दोस्तों, discussions have taken place about how the business can be improved. Few of the suggestions to improve performance are: when the hotel is not fully booked, especially during off season, give manager at each property the authority to rent out rooms at an attractive discount. यानी अभी तक क्या हो रहा था कि उन्होंने गोवा के होटल का रेट फिक्स कर दिया, इट इज 5000 रुपीज, राइट। लेकिन अगर कोई आपको दिखता है कि ऑफ सीजन है, कम है, होटल के रूम खाली पड़े, आप कम में नहीं दे सकते क्योंकि मैनेजमेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करता है। मैनेजमेंट डाउट करता है कि कहीं ये बंदा ऐसा नहीं सेटिंग कर ले और 2000 रुपए में रूम दे दे और 1000 रुपए अपनी पॉकेट में रख ले, राइट। तो मैनेजमेंट ने फ्रीडम नहीं दी थी। उसकी वजह मैं कहता हूं कि आप लोकल लेवल वाले को फ्रीडम दे दो, बट उसको बोलो ये रहा टारगेट, ये अचीव करना है आपको। इज दैट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, जब मार्केट से ज्यादा स्पीड से ग्रो करोगे
तो इसका मतलब है कि ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल पर भी आपकी ग्रोथ हो जाएगी, यानी बजाय कि उन पर शक करें, हम उन पर डाउट करें कि वो ऐसा कुछ गलत ना कर लें, उसकी बजाय लेट अस पुट आवर ट्रस्ट ऑन देम और एक्ट देम इन द बेस्ट मैनर। तो यहां पर एक कदम दोस्तों हमने क्या उठाया है कि जब होटल फुली बुक ना हो तो उनको ऑटोनॉमी दो लोकल मैनेजर को कि उनको डिस्काउंट में भी सेल करना हो तो वो लोग कर दे। दिस अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी एनकैश्ड क्विकली। हाँ, पहले क्या होता था कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल है तो कहां भेजना पड़ता था, टॉप मैनेजमेंट, और फिर वो अप्रूवल दे तो फिर जाकर हम इंप्लीमेंट कर पाते थे। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है दे हैव टू बी एनकैश्ड कैसा, quickly. Therefore, the decision about the rate would be better handled by the personnel at the hotel. A guideline on the discount policy can be worked out with the corporate office. अब आप क्या करो, उन पर लगाम कसने के लिए क्या करो, एक गाइडलाइन तय कर लो. Is that clear? This will ensure that room occupancy rates increase while earning reasonable return. Allow for procurement of kitchen supplies कैसा? Locally rather than buying it only from specified authorized vendors. Not only will this be cheaper, it allows for moderate flexibility with the kitchen menu that can cater to customer demands based on current availability of supplies, right? Prior approval, यहां पर supplies का मीनिंग आप समझ रहे हो, यहां पर supplies का मीनिंग कटलरी नहीं है, supplies का मीनिंग है रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स। जैसे अगर कोई सा इंग्रेडिएंट मान लो कि गोवा में अवेलेबल नहीं है तो फिर उन मेन्यू आइटम्स को हमें हटाना पड़ेगा कि ये मेन्यू आइटम्स अभी अवेलेबल नहीं है, बजाय कि एक फिक्स और रिजिड की नहीं उसी सप्लायर से खरीदना है। तो हो सकता है वो सप्लायर कहीं दूर लोकेटेड हो, हमें उससे सस्ता सप्लायर नजर भी आ रहा हो, लेकिन सॉरी, क्योंकि वो सप्लायर भी जानता है कि मैंने ऊपर मैनेजमेंट से अप्रूवल ले लिया तो आपको अब तो खरीदना तो मुझसे ही पड़ेगा, तो यही रेट है। इज दैट क्लियर? प्रायर अप्रूवल्स कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम दी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टू इंश्योर दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन डज नॉट सफर। यानी आप लोकल किसी भी वेंडर से खरीद लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं खराब क्वालिटी का खरीद लिया। अ मंथली रिवॉर्ड, एक मिनट, एनुअल या फिर मंथली? अ मंथली रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर सर्विस रिकॉर्ड फॉर द मंथ. Recommendations can be from fellow employees or the location manager. Allow the local management autonomy with a reasonable budget to cater to purchasing equipment. यानी वो कटलरी से रिलेटेड आ गया, right? In order to address certain urgent requirements or repairs, quick response from the operations management is needed. The current process of getting approval from the corporate office is cumbersome since it takes a AC खराब हो गया, उसमें हमें 15,000 रुपए लग रहे हैं, एक काम करो पहले ऊपर से अप्रूवल लो, राइट? Autonomy can help address these issues quickly without much damage done to customer satisfaction. Funding can be quickly procured from banks if required. ये सारे चेंजेस हम किसके तहत करेंगे? बियॉन्ड बजटिंग के तहत करेंगे। दोस्तों रिक्वायर्ड आप देखें क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मैजिकल स्टेज ऑपरेशन। यानी हमें बताना है कि आखिर इस कंपनी पर ट्रेडिशनल बजटिंग के क्या दुष्प्रभाव पड़े। तो क्या दुष्प्रभाव पड़े वो आपको मन से लिखना रहेगा कि एग्जाम में या केस स्टडी में ऐसे ही ढूंढेंगे? केस स्टडी में ऐसे ही ढूंढेंगे। क्या क्या दुष्प्रभाव पड़े होंगे जरा सोच के बताओ, दो चार। कस्टमर हमारे कम हो गए होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम हो गई होंगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अफेक्ट हुआ होगा, राइट? हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे होंगे, रूम यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हमने ध्यान नहीं दिया होगा, एम्प्लॉइज जो इनका मॉरल डाउन हुआ होगा बिकॉज दे वर नॉट फीलिंग पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग द डिसीजन, दे वर लाइक सिंपल जब ऊपर वाले आदेश देंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ये सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए होंगे, मैं आपको यहां पर अंडरलाइन करवा देता हूं वो क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला, ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है? ओके, फोकस किस पर होना चाहिए? एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोकस होना चाहिए, लेकिन रहा होगा क्या? नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि भाई हमें तो ईयरली प्रॉफिट इतना कमाना है, दैट इज 10% मोर देन द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ये सब लिखा हुआ मिलेगा वहां पे 10% वाला पॉइंट, तो लिखना है तो ट्रेडिशनल बजट हो गया, राइट? कुछ डिसीजन इसकी वजह से हम शेल्व कर देंगे, यानी हम सिंपल क्या बोलेंगे, यार एक नया प्रोडक्ट तो आया है पर उस पर एडवर्टीजमेंट इस साल होगा और बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा, एक काम करो जाने दो, उसका बजट में प्रावधान नहीं तो जाने दो, राइट? They may have generated value in the long term, but we have shelved those decisions. Did not have much autonomy since policies were controlled at the corporate headquarters. दोस्तों हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है, लेकिन क्या अथॉरिटी दी है? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की दी थी ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी 10% प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, लेकिन क्या अथॉरिटी दी थी उनको डिसीजन मेकिंग की? नहीं। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? ओके, फिर इसके बाद मैनेजर्स मे ट्राई टू नेगोशिएट फॉर लोअर सेल्स टारगेट्स टू अचीव, मतलब सरल शब्दों में क्या है, कौन सा वाला पॉइंट है? बजट स्लैक्स का
पॉइंट है, राइट। मोर बजट अलोकेशंस टू मीट कॉस्ट, क्योंकि बजट अलोकेशन कहां से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। तो वो लोग क्या बोलेंगे, यार लग तो रहा है कि 1 करोड़ में काम हो जाएगा, लेकिन एक काम कर, अप्रूवल अपना कितने का करवा ले, 1 करोड़ 20 लाख का अप्रूवल करवा ले कॉस्ट का। मान ले कोई नई चीज आई तो वापस से ये लोग अप्रूवल नहीं देंगे, राइट। अब यहां पर जो मैनेजर्स का फोकस हो जाता है वो मालूम किस पर हो जाता है, फोकस ऑन मीटिंग टारगेट्स रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट, बिजनेस ग्रोथ, की बस अपना तो जो टारगेट दिया ना वो मीट कर ले, क्योंकि परफॉर्मेंस उसी से ही इवैल्यूएट हो रही है। जबकि फोकस किस पे होना चाहिए दोस्तों, बिजनेस ग्रोथ पर फोकस होना चाहिए। और कैसा होता है ट्रेडिशनल बजटिंग, बोल दो आज, इनवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों, एक्सप्लेन द फिलॉसफी बियॉन्ड ग्रोथ बेस्ड टारगेट्स इंस्टेड ऑफ, एक्सप्लेन दी फिलॉसफी, क्या फिलॉसफी इसके पीछे, ग्रोथ बेस्ड टारगेट्स रेदर देन बजट बेस्ड टारगेट्स, बियॉन्ड बजटिंग इज दी फिलॉसफी। और उसके अंदर वो जो सारे चेंजेस कर रहे हैं ना, कहना इसी चेंज को तो हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड बजटिंग कहते हैं। कि अब आप अपना फोकस एक्सटर्नल रखें, एम्प्लॉइज को ट्रस्ट करें, उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी दे, उन्हें अगर कोई एनवायरमेंट में चेंज लगता है तो क्विकली उसको अडेप्ट कर ले। ये सारा लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, ओके। सो डिसेंट्रलाइज, ये जो फिलॉसफी है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ व्हाट, बियॉन्ड बजटिंग। क्या होता है बियॉन्ड बजटिंग में, डिसेंट्रलाइज और पार्टिसिपेटिव वे होता है, सीए फाइनल। क्विकली अडेप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस होता है। क्या डिसीजन स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं, फास्ट होते हैं, क्विकर डिसीजंस, ओके। और जो बेंचमार्क हम सेट करते हैं वो इंटरनल होते हैं या फिर बाहर होते हैं, एक्सटर्नली फोकस्ड होते हैं, राइट। सो बेंचमार्क्स आर बेस्ड ऑन पीयर ग्रुप परफॉर्मेंस। और ये कैसे रहेंगे, बायस रहेंगे, अनबायस रहेंगे, अनबायस रहेंगे, एंड दे विल रिफ्लेक्ट करंट बिजनेस सिनेरियो बेटर। इज दैट क्लियर, ओके। यहां पर कस्टमर की नीड और सेटिस्फेक्शन को ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर रेदर देन हैविंग एन इनवर्ड लुकिंग आउटपुट, फोकस इज शिफ्टेड टू व्हाट, एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस। एम्प्लॉइज को इज्जत मिलती है क्या यहां पर, बोलो, is that clear, ठीक है। so since the focus is on growth, beyond budgeting can be a way of achieving better results in challenging business environment, is that clear दोस्तों। इसी के साथ हमने यहां पर beyond budgeting का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, ओके। अब हमारी दोस्तों SCMP की बैच कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कवर कर ली, उसकी हमने कॉन्सेप्ट कॉपी बना ली। स्टूडेंट्स को कुछ कुछ एक कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहता है, जिसमें सबसे पहला FAQ ये रहता है कि सर अब हम रिवाइज कैसे करें। दूसरा FAQ ये रहता है कि सर वो 1.5 दिन की आखिर स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी आखिर क्या होगी। तो इन 2-3 सवाल जो कॉमन कंफ्यूजन है उनके मैं आपको जवाब दे देता हूं। एक और एक कॉमन सा डाउट आता है कि सर वो जब हम रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन को लिख लिख कर करें, कैलकुलेटर पर करें, मतलब कैसे करें इतना सारा रिवीजन, राइट। क्लास तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब आगे क्या। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट टाइम रिवीजन कैसे करना है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की सबसे पहले कॉन्सेप्ट कॉपी उठाना, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कॉन्सेप्ट कॉपी उठाना और पूरी चारों की चारों यूनिट का कॉन्सेप्ट एक बार भी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में ये फैसिलिटी नहीं होगी कि एक यूनिट का पढ़ा और उसकी एग्जाम दे। तो एटलीस्ट पूरा का पूरा टॉपिक उठाना और उसकी कॉन्सेप्ट कॉपी खुद से गो थ्रू कर लेना, राइट। कॉन्सेप्ट कॉपी गो थ्रू करने के बाद अपने नोट्स पर आना, है ना। नोट्स में आपको जो बेसिक लेवल के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जस्ट टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्दो दे मे नॉट बी वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, बट हमको मालूम है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना रहता है टू द एग्जाम लेवल, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेशन राउंड खेलना पड़ेगा, यानी आपको अपने फर्स्ट टाइम रिवीजन में ये देखना पड़ेगा, खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि अब कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लगा, और कौन सा क्वेश्चन है जो उड़ा दूं, जो करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके लिए जो एक थंब रूल है मैं बताता हूं, वो ये है कि आउट ऑफ एवरी 5 क्वेश्चंस मिनिमम एक क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करना है। एक क्वेश्चन एलिमिनेट करना है का मतलब है कि 5 में से एक आध तो ऐसा लड्डू क्वेश्चन होगा जो कि यार अब वापस से देखने की जरूरत नहीं, उस पर क्रॉस लगा देना चाहिए। मतलब मैं तो इतना खतरनाक काम करता था जब मैं पढ़ता था, मैं ऐसे कट कर देता था उस पूरे क्वेश्चन को, अब इसको देखना भी नहीं है, राइट। तो आप बोल्ड हो जाते हो कि अब तो इसको देखना ही नहीं, राइट। ऐसे एग्जाम के लिए करना पड़ता है बिकॉज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम। तो आउट ऑफ एवरी 5 क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाना चाहिए कि वो सेकंड टाइम तो मुझे रिवाइज भी नहीं करना है, राइट। फिर वो जो 5 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपको आइडियली लिखकर करना चाहिए, 4 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर पर कर देने चाहिए, क्योंकि सीए फाइनल के बच्चे के पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन फिर से लिखकर करे, और लिखकर करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, राइट। क्वेश्चन करते वक्त प्लीज गलती से आप ऑडिट स्टाइल पर मत जाएं। जैसे आप ऑडिट स्टाइल में गए आपकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। ऑडिट स्टाइल का मीनिंग क्या होता है आप समझ गए क्या, क्वेश्चन ये रहा,
नोट्स खोल लिया, एक इस तरफ ऐसे करके क्वेश्चन खोल लिया, इस तरफ करके अपन ने कॉपी खोल ली, और इधर से इधर, हाँ ये टैली हो रहा है, राइट। तो ऐसे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे हो ही नहीं सकते ना, एसएफएम हो सकता है ना, एससीएमपी हो सकता है। सिंपल वो सोल्यूशन कॉपी तो साइड में रखो, और ये जो क्वेश्चन है ना उसको भले रफ में करो, लेकिन करो खुद से पूरा, तो आपकी गलती आइडेंटिफाई होगी। अदरवाइज ऑडिट में तो वो सही जाएगा, क्योंकि सही तो लिखा हुआ ही है, राइट। तो क्वेश्चन 100% खुद से करने, खुद से करते वक्त 5 में से एक क्वेश्चन लिखकर करना और 4 क्वेश्चन कैलकुलेटर पर करने, बस प्रेजेंटेशन सोच लेना है। इज दैट क्लियर? ओके। अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो 5 में से एक क्वेश्चन तो आपने पूरा उड़ा दिया कि ये तो अगली बार देखना भी नहीं, इतना लड्डू क्वेश्चन है। बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है ना, उसमें से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम के रिवीजन के लिए रखने हैं, और बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना है अगले रिवीजन में। यानी कि क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही यूनिक एडजस्टमेंट या 2 ही यूनिक एडजस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल हमने वो चैप्टर पढ़ा था रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला, स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस। तो स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस में बहुत सारे पॉइंट्स आते थे ना, मटेरियल का पॉइंट आया, लेबर का आया, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। तो कुछ कुछ ऐसे नहीं क्वेश्चन आते थे जो अदरवाइज पूरा रेगुलर है, बस ये 1-2 पॉइंट स्पेशल है, तो बस उन 2 पॉइंट पर ब्रैकेट बना लिया, स्टार मार्क कर लिया, और मैं तो कहता हूं उसका सोल्यूशन भी वहीं लिख लिया, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पूरा रिवाइज नहीं करना है, 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट में ये एडजस्टमेंट होगा, हो गया रिवाइज। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन क्विकली रिवाइज द प्रैक्टिकल टॉपिक्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टॉपिक का रिवीजन हमें इस तरीके से करना है। अब आती है बात किसके रिवीजन की? थ्योरी, जो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा मेन पॉइंट है कि थ्योरी का रिवीजन आखिर कैसे करें। थ्योरी के लिए 2 अप्रोचेस हैं, वो आपके इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी की समरी बना लेते हैं, ठीक है। थ्योरी की किताब तो है ही सही हमारे पास, उसकी एक समरी बना लेते हैं, राइट। बस प्लीज मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने समरी बना ली और पढ़ी आखिरी दिन समरी, तो आप उससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे। जो पढ़ी समरी रहा है वो फिर उससे ज्यादा क्या लिखेगा, क्योंकि आप जितना पढ़ते हो उसका आप 60% ही वहां पे कन्वर्ट कर पाते हो एग्जाम में। इट्स अ जनरल रूल, राइट। तो अगर आप समरी बनाते हो ना, तो समरी का सिंपल सा ये पर्पस होता है दैट वी आर इन टच विद द टॉपिक, यानी एकदम भूले नहीं है। जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का टॉपिक है, टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक है, तो उसकी समरी एक बार देख लेने से क्या होता है कि वो टॉपिक एकदम अनजान नहीं बन जाता है, राइट। तो समरी का सिर्फ इतना सा पर्पस है, समरी से एग्जाम पास नहीं होती है, ठीक है। लिखनी, और आपने तो कितना सारा देख लिया केस स्टडी में, वो तो लिखे ही जा रहे, राइट, और पूरी की पूरी डेफिनेशन उतार रहे, सारे पॉइंट्स उतार रहे, राइट। तो या तो आप समरी बना लो, बट समरी ही सिर्फ अगर आप आखिरी दिन करोगे तो ज्यादा लिख नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा, कोई पूरे चैप्टर तो आने नहीं वाले, जो क्वेश्चन आएगा फिर उसको आपको इन डिटेल लिखना है, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि जो अपने नोट्स है ना, उसी में ही चीजों को अंडरलाइन या हाईलाइट दोनों यूज कर लेना, अंडरलाइन भी यूज कर लेना, नेक्स्ट टाइम में हाईलाइट भी यूज कर लेना, और वो हाईलाइट को ही आप एज अ समरी ट्रीट करो, तो आपकी जो विजुअल मेमोरी है ना वो भी काम करेगी। ये मैंने शायद पहले भी आपको बता रखा है, राइट। तो विजुअलाइजेशन इफेक्ट भी यहां पर आ जाएगा, मतलब रेदर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज, स्टिक टू वन सिंगल सोर्स, वही अपने आप में सफिशिएंट है, राइट। तो आप क्या करो, एक सिंगल सोर्स और उसी में ही समरी लिखते जाओ। आपको कोई समरी लिखनी तो किताब में आइट साइड में जगह अंडरलाइनिंग है, उसको आप समरी बना लो, है ना। थ्योरी जब आप याद करोगे ना, तो थ्योरी की मैक्सिमम जो लाइफ रहती है वो 7 डेज रहती है, 7वें दिन से 8वें दिन यूजुअली थ्योरी याद नहीं रहती, मतलब वो सब खत्म हो जाता है, बहुत फास्टर डेप्रिसिएशन रेट लगती है, राइट। कंप्यूटर पे तो 60% का साल भर का डेप्रिसिएशन है, या तो 60% पर डे डेप्रिसिएशन होता है थ्योरी में, राइट। मतलब 2-4 दिन में उड़ जाती है थ्योरी। और मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि अपने को इतना जिंदगी भर याद भी नहीं रखनी थ्योरी, राइट। अपने को तो सिंपल 2 दिन की मेमोरी चाहिए, राइट। तो आप क्या करना, जब आप थ्योरी याद कर रहे हो, एक बार याद करोगे आप घर पे, आपने लाइफ साइकिल की थ्योरी याद कर ली, टारगेट कॉस्टिंग की थ्योरी याद कर ली, ईएमए की थ्योरी याद कर ली, नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट चैप्टर उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उससे ठीक पहले, उसको स्टार्ट करने से ठीक पहले हाफ एन आवर वापस से पूरी रिकॉल करने की कोशिश करो। प्लीज गो थ्रू मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम में गो थ्रू नहीं करना है, आपको एग्जाम में क्या चाहिए, रिकॉलिंग, तो उसकी रिहर्सल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी याद करना स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले प्रीवियस चैप्टर की जितनी बोल सको बोल लेना, बीच बीच में मत देखना, अनलेस आप इतने स्टक हो जाओ कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो तो देखना। अदरवाइज मान लो 10 में से 6 पॉइंट याद आ रहे ना, 6 बोलकर आगे बढ़ जाना। कर लिया आपने, हाफ एन आवर में पूरा रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट हाफ एन आवर अगर आप कहीं कहीं पर अटके हो, कहीं कहीं पर 2-3 पॉइंट छूट गए, तो उसको गो थ्रू कर लेना, यानी 1 आवर में आपका प्रीवियस चैप्टर रिवाइज हो। अब नेक्स्ट पूरे डे आप इस पूरी थ्योरी को याद कर लो, फिर इसके नेक्स्ट डे आप क्या करो, दोनों चैप्टर्स को बोलो और वापस रिकॉलिंग अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लो। थ्योरी के अंदर रिकॉलिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉलिंग अगर आपकी कैपेबिलिटी बढ़ गई तो अपना काम हो जाएगा।
ये हुई किसकी बात हो गई, एससीएमपी के थ्योरी की बात हो गई। अब आते हैं अपन थ्योरी से जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरी से जुड़े हुए केस सिनेरियो और केस स्टडी। थ्योरी से जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि कैसे रिवाइज करना है, वैसे ही करना है जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। लड्डू क्वेश्चन है, उसको कट कर दिया। कोई ऐसा क्वेश्चन है, एक आधे स्पेशल पॉइंट, उस स्पेशल पॉइंट को मार्क कर दिया, बाकी नहीं करा। कोई लग रहा है दमदार क्वेश्चन है यार इसके अंदर, ये तो दमदार क्वेश्चन है, तो उसको रख लिया रिवीजन में, है ना। ओके, क्या बच गया कि केस स्टडीज और केस सिनेरियोस कैसे रिवाइज करें। क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, ये बताओ। प्रैक्टिकल की कॉन्सेप्ट कॉपी करेंगे। प्रैक्टिकल की कॉन्सेप्ट कॉपी के बाद जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करेंगे उसमें से 5 में से एक क्वेश्चन उड़ा देंगे, उन 5 में से एक क्वेश्चन को लिखकर करेंगे और बचे हुए 3 को कैलसी पर करेंगे। लेकिन सब करते वक्त 2 ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसमें यूं कोई दम नहीं, बस एक आध 2 पॉइंट दमदार है तो उनको रखा और बाकी सब उड़ा दिया, राइट, सेपरेट आउट कर। प्रैक्टिकल हो गया। थ्योरी चैप्टर के अंदर थ्योरी कैसे रिवाइज करना, या तो आप उसकी समरी बना लो, बट आई वुड रिकमेंड, मैंने तो इतनी एग्जाम दी, मैंने कभी कोई समरी किताब ही नहीं बनाई, यानी आई ऑलवेज रेफर टू वन सिंगल सोर्स, और ये सिंगल सोर्स ही भगवान है। अब आप 10 सोर्स रेफर कर लो, इससे कोई फायदा नहीं होता, राइट। तो सिंगल सोर्स को ही आप अपना भगवान मानो और उसी को अच्छे से कर लो, इतने में सिर्फ एग्जाम पास हो जाती है, राइट। उस सिंगल सोर्स के अंदर ही समरी क्रिएट कर लो, मतलब डिटेल के अंदर ही समरी क्रिएट करना इज अ बेटर अप्रोच, बजाय कि एक और अलग से समरी क्रिएट कर देना। 2 सोर्सेस की बजाय एक ही सिंगल सोर्स के अंदर दोनों वैरायटी लेकर आ जाओ। समरी कैसे क्रिएट करना वो वैसे हमने करी भी हुई है कि बुलेट पॉइंट्स अपने को हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ये अपने आप में समरी। थ्योरी कैसे याद करना वो मैंने आपको बताया। याद करने के बाद व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर रिकॉलिंग कैपेबिलिटी। डू नॉट अज्यूम योरसेल्फ एज अ सुपरमैन जो 100% बोल देगा, ऐसा कोई इंसान ही नहीं हुआ जो थ्योरी एज इट इज रट्टा मारकर बोल दे, राइट। अपने को तो वैसा बनना भी नहीं, अपने तो 60-70% रिकॉलिंग कैपेसिटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। ये नॉर्मल से ऊपर है 60-70% रिकॉलिंग कैपेबिलिटी, यानी 10 पॉइंट लिखे और आपको 7 याद आ रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। वो भी तब जब आप रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम में तो फिर और ज्यादा जोर लगाते हैं तो ज्यादा याद आने लग जाता है, ठीक है। हाँ, थ्योरी की प्रॉब्लम खत्म हुई। फिर इसके बाद थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सेम एज प्रैक्टिकल चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब क्या यार, बस केस सिनेरियो और केस स्टडी कैसे मैनेज करोगे। कम से कम 100-150 होंगे आपको केस सिनेरियोस और केस स्टडीज, और उसमें से भी बड़े बड़े, मतलब 3 पेज का केस स्टडी जा रहा है और उसका 4 पेज का सोल्यूशन जा रहा है, राइट। इसको आपको आखिरी दिन रिवाइज करना ही नहीं पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, नहीं तो लिखोगे कैसे, है ना। ओके, तो आपको क्या करना है, आप जब केस सिनेरियो या केस स्टडी पढ़ो तो उसको पढ़ते वक्त कुछ कुछ ऐसी कहानी किससे फालतू के आईसीआई बनाता है ना, जो आखिरी दिन पढ़ने की जरूरत नहीं, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने देखा, इट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स एंड डाइवर्सिफाइड फील्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1999 विद 20 पार्टनर्स एंड इतने सीनियर इतने जूनियर, क्या काम का अपना, राइट। तो ऐसी चीजों को ना बेरहमी से कट कर देना चाहिए, कट। सिर्फ जो काम की चीजें उसको रखना चाहिए, राइट। केस स्टडी पढ़ते वक्त वो जो केस सिनेरियो है वो तो खैर छोटा होता है, केस स्टडी बड़ी होती है। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आखिरी दिन पढ़ने, जिससे आपको कनेक्ट हो जाएगा, हाँ यार ये वो केस स्टडी है, उसको आप क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब केस स्टडी के क्वेश्चन के अंदर ही अंडरलाइन कर लेना, ताकि आखिरी दिन ये मैजिकल स्टे वाली केस स्टडी, इसमें 6 पॉइंट पढ़ने हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। ओके, तो आपको एक तो क्वेश्चंस के अंदर अंडरलाइन करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो फिर भी आप एक बार पूरा पढ़ने की हिम्मत रखोगे, लेकिन केस स्टडी कौन पढ़ेगा 3-3, 4-4 पेज की, राइट, या 2-2 पेज की। तो उसके अंदर अंडरलाइन कर लेना कि आखिर दिन इस केस स्टडी से ये पॉइंट पढ़ लूंगा, मुझे याद आ जाएगी क्या केस स्टडी, और याद आ जाती है केस स्टडीज, राइट। जैसे आपको मैं भी याद दिला दूं, हमने वो लर्निंग होराइजंस नॉलेज बेस वाली केस स्टडी करी थी, उसमें कुछ पास रेट था एंड सो ऑन, राइट। तो आपको बस चीजें अंडरलाइन करनी है ताकि केस स्टडी को आप छोटा कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका सोल्यूशन है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्ट्रक्चर, सोल्यूशन का स्ट्रक्चर आखिर क्या होना चाहिए। तो उसके आपको बुलेट पॉइंट्स लिख लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन है और उसके अंदर वो डायमेंशंस है और डायमेंशंस में रिजल्ट्स हैं और डिटरमिनेंट्स हैं, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए और चीजों को हाईलाइट कर लेना पड़ेगा। कुछ बेसिक टिप्स तो आपको मालूम ही है यार, कि हमें फैक्ट लिखने, उनके डिफरेंसेस लिखना है, परसेंटेज लिखना है, रीजन लिखना है, उसका एनालिसिस लिखना है, सजेशन हो तो वो लिखना है। बेसिक टिप्स के साथ आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो, राइट। बट केस स्टडीज एंड केस सिनेरियोज आर समथिंग दैट यू हैव टू समराइज, नहीं तो आखिरी दिन सब मिसमैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो केस सिनेरियोज और केस स्टडीज की आपको समरी बना लेनी है।
कुछ अगर केस सिनेरियो ऐसा दिखता है कि इस केस सिनेरियो को तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आखिरी दिन एग्जाम में अपने तो सिंपल रिक्वायर्ड पढ़ लेना और उसका सोल्यूशन पढ़ लेना है, वैसे भी केस स्टडी तो वो खुद ही लिख कर ही देंगे ना एग्जाम में, उसी दिन फुर्सत में पढ़ेंगे उस वक्त एग्जाम के अंदर ही। अभी क्यों पढ़ूं मैं रिवीजन के वक्त, मैं तो सिर्फ रिक्वायर्ड पढ़ रहा हूं, रिक्वायर्ड के क्या आंसर है मैं तो बस वो देख रहा हूं, और आंसर में भी आपको बुलेट पॉइंट्स या स्ट्रक्चर को हाईलाइट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको अपने फर्स्ट रिवीजन के अंदर कर लेनी चाहिए, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट 1.5 डेज। ठीक है, ओके सर, ये हो गई फर्स्ट रिवीजन की बात। अगर आप फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन अफोर्ड कर सकते हो तो और डेफिनेटली ज्यादा बेटर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट? वो तो जितने ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन, राइट? अब बात आती है उस 1.5 दिन को कैसे मैनेज करें। तो उस 1.5 डेज का आपको वेल प्रिपेयर्ड प्लान होना चाहिए कि मुझे प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर को कितने आवर्स का अलोकेशन देना है। ऐसा नहीं 3-4 घंटे उसी को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे आप रिवाइज करने बैठोगे तो हो सकता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 4 घंटे लग जाए, लेकिन इट इज नॉट वर्थ इट टू स्पेंड 4 आवर्स ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑन दैट वेरी लास्ट डे, राइट? सो आपको एक तो टॉपिक वाइज आवर्स लिख लेने कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतने आवर्स, प्राइसिंग डिसीजन इतने आवर्स, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग इतने आवर्स, राइट? जब आप ये लिखो तो उसके बाद अब ये भी देख लेना आपके फर्स्ट रिवीजन के बाद कि क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे का लोकेशन दिया तो क्या वो 2 आवर्स में रिवाइज हो जाएगा मुझसे? क्या वो 2 आवर्स में रिवाइज हो जाएगा मुझसे? उसके लिए आप देख लेना जो जो आपने रिवीजन के लिए चीजें अंडरलाइन कर रखी है, मार्क कर रखी, आर दे मैनेजेबल इन 2 आवर्स? अगर नहीं तो फिर से थोड़ा सा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अब ये वो पार्ट है जो मैंने आपके लिए कर दिया है कि लास्ट डे रिवीजन के दिन कौन से टॉपिक को साइंटिफिकली कितने आवर्स का लोकेशन होना चाहिए, बेस्ड ऑन कि उसमें कितनी डेप्थ है, कितने कॉम्प्लिकेशन है, उसका एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है। तो वो लास्ट डे रिवीजन प्लान दोस्तों आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया हुआ है, राइट? या फिर मेरी इंस्टाग्राम के अंदर भी वो डाला हुआ है, राइट? तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक को कितने आवर्स देने और उस टॉपिक को कब रिवाइज करना है। क्या आपका फोर्थ पेपर देने के आने के बाद रिवाइज करना है, नेक्स्ट डे जो छुट्टी है उस दिन रिवाइज करना है, या उसके नेक्स्ट डे जिस दिन एग्जाम है उससे पहले भी 4-5 घंटे मिलते तब रिवाइज करना है? ऑब्वियसली वो प्लान बनाते वक्त मैंने प्रैक्टिकल चैप्टर को पहले लिखा हुआ है क्योंकि उनकी मेमोरी ज्यादा रहती है, और थ्योरेटिकल चैप्टर्स को बाद में लिखा हुआ है, राइट? उसमें भी थ्योरेटिकल में मैंने वो पहले लिख दिए थ्योरेटिकल चैप्टर जो कि इजी टू रिमेंबर है, जैसे टारगेट कॉस्टिंग हुआ, लाइफ साइकिल हुआ, दे आर इजी टू रिमेंबर। लेकिन जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट हुआ तो उसके अंदर वो परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक, वो एक एक एक्चुअली याद करके जाने पड़ेंगे उस वक्त आखिरी दिन, राइट? तो मैंने उसका कब रिवाइज करना और कितना समय देना है वो वहां पर लिखा हुआ है। तो आप उसी को स्टैंडर्ड प्लान मान सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना है तो कोई बहुत ज्यादा स्कोप होगा नहीं उसमें चेंज का, क्योंकि उसको फिट करना पड़ता है 1.5 डेज में। ठीक है, अब ये बात हुई कहां की 1.5 डेज के रिवीजन की, उसमें टाइम का लोकेशन मैंने बता दिया, कंटेंट भी मोस्टली आपको पता है, थोड़ा बहुत आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि क्या रिवाइज करना। अब बात आती है 1:45, एग्जाम का दिन 1:45 एंड नाउ यू हैव पेपर इन योर हैंड्स। बी मेंटली प्रिपेयर्ड की पेपर बल्कि आएगा, ये 4-4, 5-5, 6-6 पेज की केस स्टडी होती है, मतलब ऐसी पूरी किताब आएगी पेपर की, है ना? तो उसमें साइकोलॉजिकली प्रेशर में बताना है, क्योंकि कोई आपके अकेले के लिए 30 पेज का पेपर नहीं छपा है, वो सबका वैसा ही है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में जैसे आप हो ना वैसे ही सारे बच्चे वहां पर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हम जैसे ही हैं, है ना? और जनरल स्टूडेंट ही ये बनता है, जो बहुत ही ज्यादा सुपर टैलेंटेड रहता है वो तो 11th-12th में ही साइंस मैथ्स ले लेता है। तो कॉमर्स फील्ड में यूजुअली एवरेज स्टूडेंट ही आते हैं, तो पेपर को देखकर साइकोलॉजिकली नहीं डरना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप वो 1:45 से 2 तक, है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है 1:45 से 2 तक, क्योंकि आप करने को तो कुछ होता नहीं, बस पढ़ने को ही होता है, राइट? 1:45 PM से 2 तक जब आप पेपर देखते हो तो 2 सिचुएशन होगी, या तो पेपर आपका देखा हुआ आ जाएगा इजी, बस तो फिर तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो फिर आप ही फोड़ दोगे, राइट? ओके। मैं तो ये बोल रहा हूं, लेट से पेपर टफ आ गया। पेपर टफ का सिंपल सा मीनिंग एससीएमपी में क्या होता है कि क्वेश्चन हम पढ़कर गए मैजिकल स्टे का, और उधर क्वेश्चन छप गया रॉयल स्टे का, और उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कंटेंट भी चेंज कर दिया। तो आप एक बात मेरी नोट कर लो कि अगर कोई सा ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने नहीं देखा ना, तो वो इंडिया की किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा हुआ, बिकॉज 100% ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ आईसीआई के ही सोर्सेस को करके जाते हैं। हिंदुस्तान में जितनी सारी फैकल्टीज है ना, वो सब क्या पढ़ा रही है, आईसीआई का ही मटेरियल पढ़ा रही है, क्योंकि इतना पढ़ाने में इतने लेक्चर लग जाते हैं और बाकी तो और अपन से कम है, तो आप समझ सकते हो कि कितना कवरेज होगा, राइट? सो एवरीबडी रेफर्स टू आईसीआई सोर्सेस, और उससे डिफरेंट है तो आपके अकेले के लिए नहीं, वो सबके लिए। ठीक है,
तो यहां पर अब आपको क्या करना है, वही वापस से मेरा एग्जांपल कि आपको शेर से आगे नहीं भागना है, आपको तो बाकियों से आगे भागना है। तो आप अपने होश संभालना, पेपर टफ हो, कोई मेंटल प्रेशर में मत आना, पेपर आपके अकेले के लिए टफ ही नहीं आता है, वो सबके लिए टफ आता है। जैसे ही आपको पेपर टफ लगे ना, पेपर को रखना टेबल पर, 3 गहरी सांस लेना, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में लाना कि ये मेरे अकेले के लिए टफ नहीं, सबके लिए टफ है, तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है उनसे, ठीक है, ओके। जैसे आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गए ना, आप सारे मॉडल भूल जाओगे, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक सब भूल जाओगे, पॉइंट्स उड़ जाएंगे दिमाग से। अगर आप साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर आ गए, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आते तो एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है कि सारा का सारा वो खत्म हो गया जो आप याद करके गए, राइट। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं आना, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अपने अकेले के लिए टफ नहीं है तो सबके लिए टफ है ना, बस मुझे तो उनसे अच्छा करना है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हुए हैं, मतलब जब मैंने 2011 में पढ़ाना शुरू किया था ना, तो एक स्टूडेंट का एग्जाम देते ही 5 बजे एग्जाम खत्म हुई, 5:15 बजे फोन आ गया, सर पेपर बिगड़ गया। अब पेपर बिगड़ गया और आगे 3 और पेपर हैं। मैंने उसको बोला नॉर्मली कॉस्टिंग में ऐसा होता है, जब पेपर बिगड़ता है ना तो मार्क्स अच्छे आते हैं, और पेपर अच्छा जाता है तो मार्क्स कम आते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि आपका पेपर अच्छा गया मतलब आपका अकेले का नहीं गया, फिर वो सबका गया तो मार्किंग कम हो जाती है। और पेपर टफ गया मतलब पेपर बिगड़ा तो यूजुअली मार्क्स ज्यादा आते हैं, और आप तो इंटर पास हो यार सब, तो आपको भी मालूम है कि टफ पेपर में भी मार्क्स अबव एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं, और कभी इजी आए तो जो सोचे थे ना 70-80 उतने नहीं आते और 60 के नीचे आ जाते हैं, राइट। तो मैंने उसको ये बोला कि अगर पेपर तुम्हारा बिगड़ा है ना, इसका मतलब है कि तुमको मार्क्स अच्छा आएंगे। उसने कहा कि सर ये कैसी बात हो गई, पेपर बिगड़ा और मार्क्स अच्छा आएंगे। मैंने कहा बस अब बात मान लो, क्योंकि तुम्हारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करो। शी स्कोर्ड एग्जामिशन, और वो मेरी पहली बैच थी, तो शी स्कोर्ड एग्जामिशन का पेपर बिगड़ने के बाद एग्जामिशन आ गई, राइट। तो आप कभी भी, आपका काम है कर्म करना, फल देना किसका काम है, आई से आएगा। तो आप अपना रिजल्ट ही नहीं बता सकते। अगर आप सोच रहे हो ना कि 60 आएंगे, तो आई से इतना कलाकार है कि 45 के नीचे ले आता है। ऐसा होता है ऑडिट में, बच्चों के साथ 60 के प्लस एक्सपेक्ट करते हैं और 45 के नीचे आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि 40 के नीचे सोच रहे थे और 50 प्लस आ जाते हैं, राइट। तो आप प्लीज अपना खुद का इवैल्यूएशन, वो भी खास करके उन 3 घंटे में बैठे बैठे मत करना कि मैं तो गया। आपको तो सिंपल अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। पेपर टफ है तो मैं बोलता हूं और ही अच्छा मार्किंग रिलैक्स होगी, और पेपर इजी है ना तो आप में मतलब वो फिर वो गेहूं और घुन में वो कोई फर्क ही नहीं रहा ना, गधे घोड़े में कोई फर्क ही नहीं रहा। अगर पेपर इजी आ गया तो क्या मतलब आपका मुझसे पढ़ने का। पेपर इजी आ गया तो फिर तो वो कैसे भी कोई जो हलवा तैयारी करके शॉर्टकट में तैयारी करके गया होगा वो भी परफॉर्म कर लेगा। मैं तो कहता हूं कि पेपर टफ आए तभी तो डिफरेंस पता चलेगा कि यार कौन हीरा है, राइट। तो पेपर टफ आए ये अच्छी बात है, वो सबके लिए टफ आया, बस आप उसके अंदर अपना बेस्ट डिलीवर कर दो। 40 मार्क लाना एससीएमपी में कोई बड़ी बात नहीं है। 60 मार्क का प्रैक्टिकल आएगा, 60 मार्क का थ्योरी आएगा। 60 मार्क के प्रैक्टिकल में ना कितना भी टफ आ जाए, पहली बात हो रही और मैं आपको बताना भूल गया, न्यू सिलेबस में प्रैक्टिकल ज्यादा टफ नहीं आता है एज कंपेयर टू जो मैंने ओल्ड सिलेबस के पेपर देखे थे ना, उसमें भयंकर टफ आता था प्रैक्टिकल। न्यू सिलेबस में यूजुअली प्रैक्टिकल इजी आता है। तो वो 60 मार्क का तो एरिया बहुत क्लीन है स्कोर करने के लिए, और उस 60 में ही 40 लाए जा सकते हैं। इसके ऊपर फिर 40 मार्क्स की थ्योरी बची, या 50 का आपने प्रैक्टिकल किया तो 50 में 35 आ गए, लेट अस से मिनिमम साइड पर, राइट, ओके। और बचे हुए 50 से हम इजीली 20 तो स्कोर कर ही सकते हैं। थ्योरी में हाफ स्कोर तो एटलीस्ट हो सकता है, राइट। तो इट इज पॉसिबल टू स्कोर एग्जामिशन इन एससीएमपी फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, इज दैट क्लियर। बस उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लाने की मैं ये भी कर लूं और मैं वो भी कर लूं, जस्ट स्टिक टू वन सोर्स, और ये अपने आप में बहुत काफी है, राइट। ये हुई कब, उन 3 घंटे की बात। अपने को कॉन्फिडेंस रखना है उसमें, राइट, अपना बेस्ट देना, अपने को घबराना नहीं है, राइट। घबरा के भी कुछ होना तो है ही नहीं। अब तो आप बिल्कुल युद्ध के मैदान में और दुश्मन के सामने मशीन गन है और आपके पास सिंपल से रिवॉल्वर है ना, तो अपने को रिवॉल्वर से उसको उड़ाना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे ही आप एग्जाम देकर बाहर निकलो 5 बजे, प्लीज उस पेपर को नियरेस्ट डस्टबिन में डाल देना, ऐसे फाड़ के फेंक देना और डाल देना। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग सिर्फ इसलिए बुरा परफॉर्म करते हैं क्योंकि 5:30 बजे जब वो घर पे पहुंचते हैं ना, तो फिर वो देखते हैं यार मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी और स्टडी मटेरियल में क्या लिखे हुए, किसी काम का नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, ये गीता सार है, हो गया ना, इट इज इररिलेवेंट नाउ, फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर। मेरा एक रिलेटिव ही था, वो मेरा स्टूडेंट भी था, उसने अकाउंट्स का पेपर दिया एफआर का, और उसका एफआर का पेपर बिगड़ गया। न्यू सिलेबस में एफआर का शुरुआत में बहुत खराब पेपर आए थे, बिगड़ गया। उसने वो पूरी शाम 8-9 बजे तक पहले खुद सोर्सेस से चेक करा, फिर फैकल्टीज भी कलाकार रहती, सेम डे पर वो रिव्यू भी डाल देती कि देखो ये पेपर ऐसा आया था और हमारे नोट से इतना आया था, तो फैकल्टी के नोट्स आए मतलब सीए के नोट्स आए, राइट। तो वो नोट्स आया पेपर और देखो इसमें ये करना था, ये करना था। उसने 2-3 घंटे तक वो वीडियोस देखे, ऐसे करके उसने पूरा दिन बिगाड़ दिया। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठाना, ही वाज वेरी डिमोटिवेटेड कि गया, उसने एसएफएम भी अच्छे से रिवाइज नहीं करा।
मतलब ही कॉल्ड मी और उसने कहा कि मन ही नहीं कर रहा है प्रवीण भैया, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा पढ़ो यार, क्या है वो तो। मैंने कहा बिगड़ता है पेपर तो हम पास हो जाते हैं, वो तुम्हारे अकेले का नहीं, सबका बिगड़ा है। हाँ बोले वो बिगड़ा तो सबका है, पर उसने दिल पे ले ली। उसने एसएफएम में ना 57 स्कोर करे एंड ही वाज रिपेंटिंग। उसको एफआर में आ गए 40+, क्योंकि पेपर टफ था, सब पास हो गए। एसएफएम में 57 आए, ऑडिट में जरूर उसका नहीं हुआ, बट ही वाज रिपेंटिंग कि काश में वो जो शाम थी ना, वो मैं एफआर का इवैल्यूएशन करने में अगर रिवीजन कर लेता ना, तो 57 को मैं 60+ बना देता, कम से कम एग्जाम तो हो जाता, और अगला पेपर जो ऑडिट है उसके लिए मुझे 3 दिन मिल जाते, राइट। तो ही वेस्टेड हिज टाइम। अब समझो कि उसको अगले अटेम्प्ट में फिर से एसएफएम 0 से ही शुरू करना है, हो सकता है इस बार एसएफएम का पेपर टफ आ जाए, राइट। तो 5 बजे जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो, उसको अपने नियरेस्ट डस्टबिन में थ्रो कर देना, कोई संभालने की जरूरत नहीं पेपर। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपने आप को कितने नंबर दिए, आप अपने आप को पास भी कर लो, मैं कहता हूं फेल हो जाओगे, अपने आप को फेल कर लो आप, मैं कहता हूं आप पास हो जाओगे। आईसीआई डिसाइड्स द रिजल्ट्स, नॉट यू। थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन। 5 बजे 5:30 बजे घर पे पहुंचो, अगले पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो। कर्म करते जाना, फल की इच्छा मत रखना उन 8 दिनों में या 16 दिनों में, क्योंकि आपने इवेल्युएट करा तो आप अपना प्रीशियस टाइम बिगाड़ रहे हो। एक एक मार्क में पास फेल होता है, तो आप 1 मिनट भी कैसे बिगाड़ सकते हो इररिलेवेंट चीजों पर, जब आपको सिखा दिया कॉस्टिंग में कि जब पास्ट है वो क्या है, इररिलेवेंट है, राइट। तो आपको 5 बजे उस पेपर को डस्टबिन में डाल देना। मुझे भी फोन मत करना कि सर ये मैंने इसका ये आंसर लिखा है तो क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज डाल दे, कुछ भी नहीं। ना किसी फैकल्टी का आप ऑनलाइन रिव्यू देखना, किसी मतलब का। आपने अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी कर लिया ना, 55 नंबर भी दिए ना, 45 से नीचे आ सकते हैं, और 55 नंबर दिए तो 60 से प्लस जा सकते हैं, तो इतना वाइड डिफरेंस हो जाता है। तो आपको अपने आप को इवेल्युएट नहीं करना है। पता है कब करना है इवेल्युएट? पूरे ग्रुप 2 की एग्जाम खत्म हो जाए ना, उसके बाद लेकर बैठ जाना कि मेरा कैसा गया और क्या है, एंड सो ऑन, राइट। फिर आप आराम से करना, जो करना है फिर करना, तब तक तो सारा युद्ध खत्म हो चुका, राइट। फिर जो आपको इवेल्युएट करना है वो कर लेना, ठीक है, ओके। सर फिर वो पेपर तो आपने डस्टबिन में डलवा दिया, तो ऑनलाइन मिल जाता है यार, है ना, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। यू कैन इजीली स्कोर एग्जामिशन इन एससीएमपी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू, राइट। बस आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई सीए आज तक बिना एफर्ट के नहीं बना है, खास करके सीए फाइनल। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ओके।